हमारा अगला मॉडल है सकमैन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। हमने पीछे मॉडल पढ़ा था, वो था एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, और अभी बात करेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के बारे में। शॉर्ट में हम इसे आईटी मॉडल के नाम से इसे बोल देते हैं। इंक्वायरी से आई ले लिया, यहाँ से टी ले लिया, से आईटी मॉडल के नाम से बोल दिए हैं। क्या है ये मॉडल? आसान मॉडल है। इसमें जो फेजेज आपको हैं वो याद रखने वाली बात है, बाकी सब सारी बातें समझने की हैं। और हर मॉडल की जो फेज है वो तो याद ही रखनी पड़ेगी, उसका कोई लॉजिक, उसका शॉर्टकट है नहीं। जैसे पीछे आप पढ़े एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर वाला मॉडल, एओ मॉडल, पर एओ वाले में 3 फेज थे। ऐसे हमारे यहाँ पे जो फेजेज आएंगे उनका आपको सीक्वेंस ध्यान रखना ही पड़ेगा, बाकी सारी बातें समझने की हैं। क्या है सकमैन? प्रतिपादक है, नाम से पता लग रहा है। पूरा नाम है जे रिचर्ड सकमैन। तो पहली पंक्ति इतनी लिखी है, द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वॉज डिवेलप्ड बाय जे रिचर्ड सकमैन। तो ये सकमैन ने मॉडल दिया हुआ है। आगे जी। अब सकमैन का ये जो मॉडल है, ये किस पर्पस से बनाया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, बताइए। जिन्होंने कमेंट लिखा है सर आप सर बड़े खुश लग रहे, तो आप बताओ। मैं तो खुश मेरे कारण से होऊंगा, आप इसका उत्तर बताइए। सकमैन का ये मॉडल किस पर्पस से बनाया गया है? लिखा पड़ा है साफ साफ। सकमैन ने मॉडल किस लिए डेवलप किया है? फॉर डिवेलपिंग साइंटिफिक इंक्वायरी ट्रेनिंग स्किल्स इन द प्यूपिल्स। स्टूडेंट्स जो हैं उनमें क्या एबिलिटी डेवलप की जाए? साइंटिफिक इंक्वायरी करने की जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं वो बच्चों में डेवलप की जाएं। तो जो नाम से ही मालूम पड़ रहा है इंक्वायरी ट्रेनिंग, तो इंक्वायरी किस तरह की इंक्वायरी की कहानी हो रही है? साइंटिफिक इंक्वायरी की बातें चल रही हैं। कैसे इंक्वायरी की बातें हो रही हैं? साइंटिफिक इंक्वायरी की। दैट्स ओके। तो हम इस चीज थोड़ा सा समझते हैं पहले क्या विचार है। हिंदी में इसका नाम निकाला गया है परीक्षा प्रशिक्षण और प्रतिमान मॉडल को बोले ही गए हैं। इसका हिंदी में अनुवाद है, ये है इंक्वायरी के लिए हिंदी शब्द है परीक्षा, और ये प्रशिक्षण, और मॉडल में आने प्रतिमान रखा गया है। तो परीक्षा का मीनिंग हुआ पूछताछ, सामान्य भाषा में पूछताछ कहते हैं। बस वो क्लिष्ट हिंदी में क्या बना दिया गया है? परीक्षा कर दिया गया है। तो इंक्वायरी करने की जो प्रवृत्ति है, पूछताछ करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ट्रेंड किया जाए। इसका यह मतलब है कि देखो बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति बाय नेचर होती है। साइकोलॉजी का ये बेसिक टेनेट या बेसिक प्रिंसिपल है कि लर्नर्स बाय नेचर ही क्या होते हैं? क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बच्चा जन्मजात प्रवृत्ति से, जन्म से ही बाय नेचर प्रवृत्ति से कैसा है? जिज्ञासु नेचर का होता है, क्यूरियस नेचर का होता है। इस बात से तो आप समझते ही हैं, परिचित हैं, वाकिफ ही हैं, एग्री भी हैं कि बच्चे की नेचर बाय बर्थ ही क्या होती है? जिज्ञासा करने की होती है। दैट्स ओके। छोटे बच्चों को आप देखते हैं, कोई भी सब जो इसे बोलना आने लग जाता है तो आपसे हर बार ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसका मीनिंग है बच्चों की नेचर कैसी है? जिज्ञासु नेचर है। ह्यूमन बीइंग की नेचर जिज्ञासु है। बस है कि बच्चा जो है वो अपनी जिज्ञासा बहुत साफ साफ जाहिर करता जाता है। आपकी नेचर भी जिज्ञासु होती है, हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं क्यों और कैसे। हाँ, जिस विषय में आपकी, जिस क्षेत्र में रुचि ना हो तो अलग बात है कि हमारे इसमें मन में सवाल कम आते हैं, या हमारा वो देखने का दृष्टिकोण वैसा नहीं होता क्यों और कैसे वाला। बाकी जिस भी क्षेत्र में आपकी अगर रुचि है तो हम उस क्षेत्र में रुचि होने पर कंफर्म है कि जिस विषय के बारे में, जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे मन में ख्याल आते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो ये पूरा खेल है, यहीं से ही साइंस चालू होती है। ये पूरा का पूरा जो गेम है वो क्या है? साइंस का खेल है।
साइंटिफिक इंक्वायरी करने की हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो साइंस जो है, विज्ञान जो है, उसकी मूल आत्मा जो है वो इस विचार से चालू होती है, इंट्रोगेटिव साइन। क्यों या कैसे या क्या, ये प्रश्न जो हैं ये विज्ञान की दिशा में जाने की पहली क्या है, सीढ़ी है। ये पहला पड़ाव है तुम्हारा। जो ही हम विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहला पड़ाव यहीं से चालू होता है। जैसे धरती पे आप आए, जो भी आपको चीजें पहले से नहीं पता होती हैं, तो आप कोई भी नई चीज आने पे क्या करते हैं, ये दिमाग में प्रश्न आता है यह क्या है। या कई बार हम क्या का जवाब तो पहचानते हैं, तो अगर कोई कार्य हो रहा है तो ये कार्य क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, इन सवालों का दिमाग में आना, इन प्रश्नों का दिमाग में आना वैज्ञानिकता की तरफ जाने का पहला पड़ाव है। वैज्ञानिक हो जाना नहीं, अभी वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ने की पहली सीढ़ी है ये। अगर आपके मन में सवाल ही नहीं आता है क्यों और कैसे, आप प्रश्न ही खड़ा नहीं करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप क्या हैं, पशु हैं। पशु सवाल नहीं करता, मनुष्य तो सवाल करेगा। तो आपको प्रश्न करने की फितरत आनी चाहिए। और हम ये मान के चल रहे हैं कि लर्नर्स जो होता है, छात्र जो होता है, बच्चा जो होता है, वह बाय नेचर क्यूरियस है, अतः वो सवाल तो करेगा, प्रश्न तो करेगा, यानी इंक्वायरी तो करेगा। ये सब इंक्वायरी है। अब हमें इस इंक्वायरी करने की जो नेचर है, टेंडेंसी है, इसको क्या करना है, ट्रेन करना है, ताकि वो स्किल में कन्वर्ट हो पाए। स्किल्ड तरह की ट्रेनिंग आपको, स्किल्ड तरह से क्या नहीं है या ट्रेंड तरीके से क्या नहीं है, इंक्वायरी करना नहीं आता है, वो सिखाना चाहते हैं, वो एबिलिटी डेवलप करवाने के पीछे ये मॉडल है। यानी इंक्वायरी तो हम करते हैं सब लोग, हम प्रश्न तो पूछते हैं क्यों और कैसे और क्या, अतः ये तो कोई हमें सिखा ही नहीं सकता, ये तो हमारा सीखा हुआ, ये तो हमें बाई बर्थ मिला हुआ है, ये तो मनुष्य की नेचर में है। अतः ये तो हमें कोई प्रवृत्ति पैदा करने की, डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो हमारे पहले से ही ऐसा गुण है। कैसा गुण है हमारे में, इंक्वायरी करने की प्रवृत्ति तो हमारे में पहले से है। अब वो इंक्वायरी करने वाली प्रवृत्ति साइंटिफिक बने, साइंटिफिक माने सिस्टमैटिक होना चाहिए वो काम, उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है, प्रोसीजर है, और उस तरीके से आपको, छात्रों को, बच्चों को क्या करवाया जाना है, ट्रेंड करना है, हमें ट्रेनिंग देनी है, प्रशिक्षित करना है। इस उद्देश्य से जो मॉडल डेवलप किया गया द्वारा सकमैन के, उसका नाम क्या है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आसान सी बात है, नाम पे ही सारी बात पड़ी हुई है। इंक्वायरी करने की जो बच्चों की टेंडेंसी है, इंक्वायरी का मीनिंग होता है जांच पड़ताल, जब समझते हैं, ज्यादा से कोई और आसान वर्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें नाम अपने आप में आसान वर्ड है। तो जो स्टूडेंट्स में इंक्वायरी करने की, किसी भी विषय वस्तु को क्यों, कैसे, व्हाट और वाई और हाउ को जानना, टू नो व्हाट, टू नो वाई, टू नो हाउ, such thing is called in single word inquiry, and such ability, such a tendency of inquiring something is how to train, इसको कैसे ट्रेन किया जाए, इसको लेके जो टीचिंग मॉडल डेवलप किया गया है उसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। और नाम किसने ये मॉडल विकसित किया है, तो सकमैन ने किया हुआ है। अब टीचिंग मॉडल के हमने पहले पढ़े हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं, फोकस, सिंटेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और उसकी एप्लीकेशन। उसी सिलसिले में हमें समझना है, तो इसमें ज़्यादा इसका कोई लंबा थोड़ा खेल है नहीं। इसका फोकस तो लगभग यहीं स्पष्ट हो चुका है, यही यहाँ पे बिना फोकस के नाम पे लिखा, यही बात फोकस में आएगी कि ये बच्चों में जो एबिलिटी है इंक्वायरी करने की, ट्रेंड एबिलिटी को पैदा करना चाहते हैं। अब इसके सिंटेक्स में क्या होंगे, फेज 1 2 3 4 होंगे, उनके हमें नाम समझने और ध्यान याद रखने ही रखने हैं। आफ्टर दैट इसका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस, और देन सोशल सिस्टम, और देन सपोर्ट सिस्टम, और लास्ट में इसकी एप्लीकेशन।
तो हमें इसके 6 एलिमेंट्स पे जाएं, उसके पहले थोड़ी सी हम बेसिक बातें करेंगे और फिर हम चालू करेंगे हमारे एलिमेंट्स, 6 तरह की बातें। तो बेसिक बातें ये हैं कि कोई भी इंक्वायरी होती है वो हम कैसी इंक्वायरी पैदा करना चाहते हैं, साइंटिफिक इंक्वायरी पैदा करना चाहते हैं। तो साइंटिफिक इंक्वायरी जो है उसकी कुछ बेसिक बिलीफ्स हैं, उसे कुछ पहले आधारभूत मत या विश्वास हैं। तो क्या बेसिक बिलीफ्स हैं, उन बेसिक बिलीफ्स को हम थोड़ा पहले समझेंगे और फिर हम इसको आगे समझने में चलेंगे। 6 एलिमेंट्स की भाषा में फोकस, सिंटेक्स, उस तरह से समझेंगे। तो इस मॉडल के क्या बेसिक बिलीफ्स हैं, तो लिखा है कि सकमैन हैड ए पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ बिलीफ। सकमैन जो हैं इनके पास अपने कुछ पहले मत हैं, विच फ्रॉम द बेसिक फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट मॉडल, जो कि हमारे इस वर्तमान मॉडल जो पढ़ेंगे इसकी क्या कह सकते हैं, बेसिक फिलॉसफी मान लो। तो हम यूँ कह सकते हैं, हम अभी इसके 6 एलिमेंट्स में फोकस पढ़ेंगे, उसके पहले क्या पढ़ेंगे, इस मॉडल का बेसिक बिलीफ, बेसिक इसकी फिलॉसफी क्या है, या कह दो उसके बेसिक बिलीफ्स क्या हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो आपके नोट्स में ऐसे हेडिंग लिखा हुआ है, बेसिक बिलीफ्स क्या हैं। तो इस मॉडल के कुछ बेसिक बिलीफ्स, आधारभूत मत हैं, विश्वास हैं, पहले उनको समझेंगे। ये आधारभूत मत इस मॉडल के हैं ऐसा नहीं है, ये हर उस जगह हैं जहां जहां कैसी बातें होती हैं, साइंटिफिक दृष्टिकोण की बातें होती। आप इसको चाहे साइकोलॉजी का अपना जो पहला पहला चैप्टर है वहां भी समझ सकते हो। हमारे साइकोलॉजी का पहला पहला चैप्टर क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग, नेचर, एरिया और इसकी इंपॉर्टेंस है। हम वहां पढ़ते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी कैसी है, साइकोलॉजी विषय की क्या प्रवृत्ति है, साइंटिफिक प्रवृत्ति है, मनोविज्ञान विषय वैज्ञानिक प्रकृति का सब्जेक्ट है। तो कोई भी विषय साइंटिफिक होता है तो उसके कुछ बेसिक गुण होते हैं। तो हम विज्ञान जो है उसकी क्या विशेषता मानते हैं, हम वही बात पढ़ने जा रहे हैं। तो विज्ञान जो होता है, साइंस जो होता है, उसके कुछ बेसिक बिलीफ हैं, वही बिलीफ इस मॉडल के बिलीफ हैं। जो बिलीफ किसके हैं, साइंस के हैं, वो बिलीफ इस मॉडल के भी हैं। एक दो इसके मॉडल नाम होने पे एक्स्ट्रा बिलीफ मान लो, यानी ये मान लो जो बिलीफ साइंस के वो तो सारे है ही हैं, और इसमें प्लस एक दो नई बातें और आ जाएंगी, वो टीचिंग मॉडल के नाम पे आ जाएंगी। तो साइंस का क्या बिलीफ है, देखिए साइंस का सबसे पहला बिलीफ है, ये मान लो कि आपको मैं ये पढ़ाने जा रहा हूं, ये केवल हमारे इस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं, आपके जीवन के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लाइफ के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने जा रहे हो आप। बाकी तो किताबी ज्ञान तो जो है वो है ही आगे आगे, फोकस वो था किताबी ज्ञान है, वो तो हमारे एग्जाम के लिहाज से मैन वक्त में किताबी बातें हैं। अभी मैं जो आगे 3 बातें बताऊंगा, वो 3 बातें साइंस की आधारभूत बात है। वो साइंस की क्या है, आधारभूत बात है, और वो आपका लाइफ का जो है एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। क्या है पहली बात, साइंस ये कहती है कि किसी भी समस्या या कोई भी विचार, वस्तु जो भी है, उसका कोई भी एक अंतिम उत्तर नहीं है। यह साइंस का पहला पहला बिलीफ है। साइंस का पहला बिलीफ क्या है, ऑल नॉलेज, ये मालूम है, ये पहले बोल दिया हूं, देयर इज नो वन आंसर। जो नोट्स पे 2 पे लिखा है इसको मैंने पहले बोल दिया, तो पहले इसको देयर इज नो वन आंसर, किसी भी चीज का कोई एक ही अंतिम सर्वमान्य उत्तर होता है, ऐसा नहीं है। अब ये आपके जीवन के हिसाब से क्यों मानो, आप यो मान लो, अगर आपको लाइफ में लगता है कि बस दुनिया में यही अंतिम सत्य है, यही विचार सही है, तो आप मूर्ख हो। ये मूर्खता की पहली निशानी है। आप जैसा पढ़ते सुनते आए हैं, वो एक आपका देखने का दृष्टिकोण जैसा रहा है, वही एक दृष्टिकोण दुनिया में होता है, ऐसा नहीं है। आपको बचपन से सालों से सिखा दिया जाता है कि बस आपका देश महान है और आपके माता पिता श्रेष्ठ हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। कुछ नहीं है, ये कुछ भी चीज अंतिम नहीं है। नथिंग इज देयर, या इसको यो भी कह सकते, देयर इज नो फाइनल आंसर। देयर इज नो वन आंसर माने देयर इज नो फाइनल आंसर, कोई भी एक अंतिम जवाब नहीं है, एकमात्र जवाब नहीं है, या जो तुम्हें पता है या जो आज तक पता लग गया है वही एकमात्र जवाब है, वही अंतिम जवाब हो गया, इसके बाद खेल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता
तो दुनिया में रिसर्च और साइंस और खोजबीन पड़ताल खत्म हो चुकी होती कब की। फिर तो बस जो दुनिया में जो कुछ पता लग चुका बस वो अंतिम है। फिर क्या होगा, नई रिसर्च करेगा, नई खोजबीन करनी है, बस जो है वो बस अंतिम हो गया। तो कुछ भी अंतिम है ही नहीं। या जिस विचारों को, जिस विश्वासों को आप जी रहे हैं वही विश्वास सही हैं, ऐसा कुछ नहीं। विज्ञान कहता है कि आप जो मान रहे हैं सही है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक ये सही हो सकता, आज की तारीख तक ये बात सही लग सकती होगी, कल को आपकी बात बिल्कुल चुनौती देके और खारिज हो सकती। जो आप एक धर्म से तुलना कर लो, जो आपका धर्म है, रिलीजन है, और इसका लड़ाई साइंस के साथ है। रिलीजन वर्सेस साइंस की लड़ाई में सबसे मूलभूत बातों की लड़ाई 3 बातों की है। वो 3 बातें यहाँ पे 1 2 3 के नाम पे लिखी पड़ी हैं। क्या है? धर्म ये कहता है, जो भी आपकी धार्मिक विचार किताबें या जो भी विचारधारा चली जा रही है अलग अलग धर्मों में, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, इस धर्म कोई भी हो, उसमें ये है कि साहब हमारे इस धर्म ग्रंथ में ये लिख दिया गया, बस ये क्या है, अंतिम। इसको तो चैलेंज कर ही नहीं सकते आप। ये चैलेंज करना मान तो बस आपने ब्लास्फेमी कर दिया, आपने तो आप धर्म विरुद्ध कृत्य कर दिया। ये ब्लास्फेमी अंग्रेजी का वर्ड है, यानी धर्म विरुद्ध कृत्य करना है। और साइंस कहता है कि यही काम है, यही वैज्ञानिकता है। आपकी ये जो क्यों और कैसे की जो प्रवृत्ति है, यही आपको आगे बातों को समझाती है। वहां समझने का विचार नहीं है। धर्म कहता है मान लो बस। आस्था, आस्था मीनिंग है क्यों वाले सवाल मत करो, कैसे का सवाल मत करो, कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, अंधभक्ति होनी चाहिए, बस मानो। यहां विज्ञान में माना कुछ नहीं जाता है, हर चीज करके देखी जाती है, प्रूव होना चाहिए। इफ यू कैन प्रूव देन दैट इज ओके, इफ नॉट प्रूवन इट मीन्स वो चीज, हर चीज संदेह के घेरे में है। हम उसको ना तो ये कह सकते कि ये झूठ है और ना ये कह सकते ये चीज सच है, वो संदेह में है, उस पर अभी सवाल है, अभी उसको प्रूवन होना शेष है। तो पहली कहानी है कि भाई साहब जो चीजें आपको, और आज तक, चलो दूसरी कहानी, अगर आपने कुछ प्रूव कर भी लिया है और प्रूव हो गया है तो भी वो अंतिम नहीं है। जो प्रूव हो चुका है वो भी क्या नहीं है, अंतिम नहीं है। कल को उसके आगे और चीजें आएगी और तुम्हारे द्वारा जो कही गई बात है मे बी कि टोटली छुटलाई जा सके, खत्म करवाई जा सके। कितना भी बड़ा आज की तारीख में किसी का नाम हो विज्ञान में, वैज्ञानिक का, जैसे हम आइंस्टाइन को बहुत बड़ा नाम जानते हैं या न्यूटन बड़ा बड़ा नाम जानते हैं, और ऐसे बहुत बड़े हमारे पास साइंस में भरे पड़े हैं विद्वानों के नाम। जो जो ऐसे विज्ञान में आप महान वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं जिनकी थियरी पढ़ाई जाती होंगी विज्ञान की कक्षाओं में और किताबों में, अगर आज कल को कोई भी अगर साइंटिफिकली उस चीज को, एग्जिस्टिंग थियरी को गलत प्रूव कर दे, उसके स्थान पे जस्ट ठीक उसके उल्टी बात लेके आ जाए, तो कोई भी इस बात में गुरेज नहीं है। इस बात को लेके कोई नाक भौं नहीं सिकोड़ने वाला है कि और तुमने आइंस्टाइन को चैलेंज कैसे कर दिया, प्रूवन है, बस खत्म खेल। आइंस्टाइन इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय जीरो हो चुका, कहीं उस चर्चा नहीं होगी साइंस में उसकी, इसके अलावा कि पहले ऐसा एक विद्वान था आइंस्टाइन नाम का, उसने ऐसा कहा था, बाद में उसकी बात गलत सिद्ध हो चुकी, खेल खत्म। वो पढ़ने लायक नहीं है सिवाय हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में एक पंक्ति के अलावा। जैसे कि दुनिया में बहुत सालों तक ये बिलीफ चलता रहा कि धरती जो है वो क्या है, स्टैटिक है, वो केंद्र है और सूर्य चक्कर काटता है। ये टॉलमिक कॉन्सेप्ट सालों तक चला दुनिया में। इस कॉन्सेप्ट पूरी बाइबल में, क्योंकि बाइबल इसी तरह से दिखता था, इसी तरह मानते थे, बाइबल में ही बात लिखी पड़ी है। और जिस दिन इस बात को चैलेंज किया, कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने चैलेंज दिया, उस दिन से उनको मार दिया गया। उस जमाने के धर्म के लोगों ने मारा उनको कि तुम अगेंस्ट बाइबल कैसे बोले हो। अब वो दुनिया अलग थी, आज हम डेमोक्रेसी के, लिबरलिज्म की दुनिया में जी रहे हैं। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इसी का नाम है। अब तुम गोबर खा के और कोरोना भगाते हो, टंटर बजाए कोरोना भगाते हो, तो ये गोबर करने से कुछ भी नहीं है। तो
पहली कहानी है कि नथिंग इज फाइनल आंसर। दूसरी चीज, ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव। नॉलेज टेंटेटिव है। टेंटेटिव है इसका मतलब यही है कि सत्य जो है, ज्ञान जो है, इसको हिंदी में ऐसे कहते हैं, ज्ञान अनंतिम है। ज्ञान अनंतिम है, अनअंतिम है, यानी अंतिम नहीं है। ज्ञान अंतिम नहीं, यानी जो आ गया है वही बस लास्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये चलायमान है, गतिशील है। कोई भी एक थियरी अपने आप में सब कुछ नहीं है, और जो आ चुका है वही आपको पूरा पता लग गया, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अभी शेष पड़ा है। चलायमान है, चलता जाएगा, चलता जाएगा। पुरानी चीजें गलत साबित होती रहेंगी, और नई बातें आती रहेंगी, और नई बातें आती रहेंगी, उनमें से कोई स्थायी भी रहेंगी। ये चीजें ऐसे चलती रहती हैं। नॉलेज कभी भी अपने आप में क्या नहीं है, एब्सलूट नहीं है। इसका उल्टा वर्ड होता है। इसी कथन को ऐसे भी कहा जा सकता है, ऑल या नॉलेज मसदाई, नॉलेज इज नॉट एब्सलूट। नॉलेज इज नॉट एब्सलूट, ऐसे कह दो, या ऐसे कह दो नॉट एब्सलूट, टेंटेटिव। नेगेटिव में कहना हो तो कह दो नॉट एब्सलूट, अफर्मेटिव में कहना हो तो कह दो टेंटेटिव। तो नॉलेज टेंटेटिव है, यानी एब्सलूट नहीं है। तो नॉलेज इज नॉट एब्सलूट, नॉलेज एब्सलूट नहीं है। इसका मतलब है नॉलेज टेंटेटिव है, यानी ए साइंटिस्ट जनरेट्स ए थियरी और ए प्रिंसिपल। एक वैज्ञानिक कोई सिद्धांत जनरेट करता है। आफ्टर सम टाइम इट मे बी पुश्ड असाइड बाय ए न्यू वन। आप कुछ समय बाद में उसको हटा के नई चीज आ सकती है। जो मैंने कहा था कि कितने बड़े से बड़े आदमी का सिद्धांत खारिज हो सकता है और नया आ सकता है। कोई भी पुराने वो खत्म कर सकता है। बस साइंटिफिकली तरीके से वो चीज प्रूवन होना चाहिए। और यही धर्म में नहीं होता। धर्म में तो भाई साहब हमारे कृष्ण के मुंह से निकला हुआ है, तो बस अब वो चैलेंज नहीं कर सकते। गीता में लिखा है कांट बी चैलेंज, कुरान में लिखा है कांट बी चैलेंज। मोहम्मद साहब ने कह दिया चैलेंज कैसे कर सकते हो? बाइबल में लिखा है कांट चैलेंज। और आजकल तो लोगों को लगता है कि बस मोदी भगवान है, उसके मुंह से निकला तो चैलेंज कैसे हो सकता है? अब तो हर चीज मानो मानो। तो ये जो मूर्खता की निशानी है ना, इसका मीनिंग है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कहता है कि कुछ भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। किसी का कथन, किसी की बात, कोई व्यक्ति, कोई विचार दुनिया में एब्सोल्यूट है ही नहीं। एवरीथिंग इज चैलेंजेबल। हर चीज चैलेंजेबल है, हर चीज टेंटेटिव है, हर चीज अस्थायी है, अस्थिरता है इसमें। यह अनंतिम है, अंतिम नहीं है कुछ भी। चीजें आती हैं जाती हैं, आती और जाती हैं। ऐसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी चीजें, सिद्धांत, थियरी आती और जाती हैं। और यहां था देयर इज नो आंसर। इस विज्ञान की गणितों समस्याओं के जवाब, जो समस्याएं हैं इनके जो जवाब ढूंढे जाते हैं, उनके जो जवाब है उनमें से कोई भी एक जवाब अंतिम जवाब है, सिंगल जवाब है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल जवाब हो सकते हैं एक तरह के। वी कैन ऑलवेज बी मोर सोफिस्टिकेटेड इन आवर एक्सप्लेनेशन। हमें समस्याओं के एक्सप्लेनेशन करते समय ज्यादा सोफिस्टिकेट होने की आवश्यकता है, ज्यादा समझदार व्यवहार दिखाने की आवश्यकता है। एंड मोस्ट प्रॉब्लम्स आर अमेनेबल टू सेवरल, यहां जवाब खास है इस पंक्ति का, सेवरल इक्वली प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। हर समस्या के अनेक सारे समान संभव व्याख्याएं हो सकती हैं। एक समस्या की एक ही व्याख्या है, एक समस्या का एक ही जवाब है, ऐसा नहीं है। सेवरल इक्वली प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन संभव है। इसको कह दिया नो वन आंसर या नो फाइनल आंसर। अनेक तरह की चीजें हो सकती, किसी भी समस्या को समझाने के, एक्सप्लेन करने के। आपने कोई एक बात पढ़ ली, बस आपको लगता है बस यही सिंगल अंतिम जवाब हो गया है, यही एकमात्र इसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ऐसा नहीं है। कई सारी व्याख्याएं संभव हैं, और वो सब की सब अगर उस समस्या के क्यों और कैसे को समझाने में अगर सक्षम है, तो सारी अपने आप में क्या है, स्वीकार्य है। किसी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ऐसा नहीं है, सब एक्सेप्टेबल हैं अगर वो आपकी समस्या की नेचर के क्यों, कैसे, क्या, इन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है। अगर जवाब नहीं दे पाती हैं तो मतलब की नहीं हमारे।
ऐसा भी नहीं है कि बस 50 बातें हैं इसलिए 50 सारी बातें मानेंगे। जो जो बात आपकी जो प्रॉब्लम है, क्यों या कैसे, अगर आप क्यों जानना चाहते हैं तो क्यों के जवाब आपको भिन्न भिन्न तरह से मिल सकते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी समझ लीजिए, साइकोलॉजी में हम लर्निंग का बात करते हैं। अब लर्निंग कैसे होती है इसको लेके हमारे पास कई सारी एक्सप्लेनेशन हो रखी है और सारी के सारी हम पढ़ रहे होते हैं, सारी के सारी चर्चा कर रहे होते हैं। पैवलो तो कहता है कि साहब आप क्या करेंगे, एक स्टिमुलस लेंगे न्यूट्रल, उसके द्वारा भी व्यवहार को कंडीशनिंग करवा सकते हैं रेस्पॉन्स को। वहां पहले स्टिमुलस आएगा बाद में रेस्पॉन्स को आप चला सकते हैं। इसलिए कहता है कि ना ऐसे की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले सीधा का सीधा एक्टिविटी करवाने चालू कर दो, और एक्टिविटी सही सही हो रही है तो रिस्पॉन्स प्रदान कर दो। और कॉग्निटिव वाले तो कहते हैं कि क्या है सर, क्या यार कुछ भी नहीं होता है, बस प्रोसेसिंग पे दिमाग लगाओ। जो कंस्ट्रक्टिव वाले कहते हैं कि बच्चों ग्रुप में एक्टिविटी करने दो। तो एक ही लर्निंग का विचार, लर्निंग कैसे होती है, सवाल दिमाग में उत्पन्न हुआ हमारे कि हाउ डज लर्निंग हैपन, लर्निंग कैसे होती है। इस प्रश्न की हमारे पास क्या है, सेवरल इक्वली प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशंस पाई जाती। और अब ये कहो कि साहब इसके अंदर गलत है, वो सही है, वो गलत है, वो सही है, गलत सही कोई नहीं है। सभी के अपने, जब आप जिस समय जो थियरी पढ़ते हो उसमें लगता है यार ये वाली बात है बहुत सही है, फिर उसके काउंटर को थियरी आती है तो बोलते हाँ यार इसने भी बात तो सही करी, उसमें एक कमी थी, उसने इसके खिलाफ ये वाली बात ठीक बोली भाई। तो नथिंग इज फाइनल आंसर। ऐसे आगे से आगे डेवलपमेंट हमारे चीजों को देखने के चलते रहेंगे। तीसरा बिलीफ, अरे वन जवाब कुछ नहीं, वो तो आपको अभी तो उसे मालूम नहीं पड़े। आप कोई समस्या एक समस्या तुम्हारे सामने आई, आप उस पर रिसर्च करना चालू किए, इंक्वायरी करना चालू किए, अब आपको आज तक उसका जवाब एक मिला है, तो आज की तारीख तो एक है, कल को दो भी होंगे। आज की डेट थोड़ी आखिरी डेट होगी दुनिया में। तो किसी एरिया में हमने रिसर्च ही करना चालू करी हो, हमारे दिमाग में इंक्वायरी का सवाल ही आज ही पैदा हुआ हो, किसी के तो सवाल जीरो ही है। तो इतनी सारी ऐसी ऐसी इंक्वायरी है कि हमारे पास उनके आज एक्सप्रेशन जीरो ही है अभी तो। एक तो बहुत बाद में हमारे पास एक्सप्रेशन जीरो है। देयर आर सो मेनी सिचुएशन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन और सो मेनी क्वेरीज, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो अभी तक अनुत्तरित हैं, जिनके उत्तर ही नहीं है, जीरो जवाब है, व्याख्या ही हमारे पास नहीं है उनकी। तो अभी उनकी खोजबीन चल रही है। कईयों में हमारे पास आज उत्तर एक ही है, तो वो तो एक उत्तर है, इसका ईयर थोड़ी है कि उत्तर एक ही होता है। हमने पहले कह दिया चीजें चलती रहेंगी आगे से आगे, और कई चीजें आएंगी। आज आपके पास एक है, मे बी कल को और चीजें आएंगी, फिर दो हो जाएंगी, फिर तीन हो जाएंगी, फिर चार हो जाएंगी। उनमें से कई चीजें समय के साथ क्या होंगी, आउटडेट हो जाएंगी, उनकी उपयोगिता कम समझ में आएगी, उनकी चर्चा करनी कम हो जाएगी। फिर अचानक से कभी हो सकता है कि यार जो बात हमने 100 साल 250 साल पहले छोड़ दी थी वही सब कुछ थी। 1912 में साइकोलॉजी में गेस्टाल्टवाद आप पढ़े आया, और गेस्टाल्टवाद ने बताया, कॉफका ने कि साहब हमारा जो परसेप्शन है हम वो कैसे होल में करते हैं, क्या करते हैं, ये सब बात चल रही थी। और उसी समय 13 के साल में आ गया, 1913 में आ गया बिरुजम, आ गया वॉटसन का। अब इतना चर्चा चली व्यवहारवादी, साहब अगले 30 साल व्यवहारवादी छाया गया, तो बेचारे जो भीतर की चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं वो सब क्या कर दी गई, दरकिनार कर दी गई। वॉटसन ने तो कह दिया कि साहब जो बिहेवियर अनऑब्जर्वेबल है उसको पढ़ने में फालतू एनर्जी का खराब करते हो। तो जो विचार कभी दिया था मेंटल प्रोसेस के बारे में वो क्या हो गया, पड़ा रह गया। इसका ये नहीं वो गलत था, बस वो कुछ समय उसकी चर्चा नहीं, वो पीछे रह गया। वो उस लड़ाई में कह सकते हो जो विचारों की लड़ाई थी उसमें उसको महत्व नहीं मिला। फिर 50-60 साल के बाद में अचानक वो चीजें पीछे से वापस आ गई रिवाइव होके। तो चीजें ऐसे क्या होंगी, मोशन करती रहेंगी, चलती रहेंगी, और जवाब एक ही होता है, जवाब एक होता नहीं है। हमारे को आज तक एक पता लगा है, केवल ऐसी संभावना हो सकती है, कल को दो लग जाएंगे, तो चीजें से चलती रहेंगी। तो मैं तो उदाहरण ऐसा दिया हूं इसमें कि पंक्ति सिद्ध हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल लेके आ गया लर्निंग वाला, जब मल्टीपल हमारे पास अवेलेबल एक्सप्रेशन है, कई एरिया में हमारे पास आज तक एक ही है। तो जो एक है इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही होगी आगे तक भी। 2022 तक एक है, 2050 में हो सकता है 4 हमारे पास व्याख्या मौजूद मिलेंगी आगे।
जो आज 22 में है वो 100 साल पहले नहीं था। हम्म। बात नहीं समझ पाए। अब इसी तो यहाँ बात किसकी हो रही है, प्रॉब्लम की। ये एक्सप्लेनेशन है क्या, ये क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन। 0 डिग्री में पानी जमता है, इज इट एन एक्सप्लेनेशन। ये किसी चीज का व्याख्या है क्या? व्याख्या होती है समस्या का जवाब, क्यों कैसे का जवाब। तो 0 डिग्री में पानी जमता है, ये क्यों और कैसे जवाब थोड़ी है। ये तो अपने आप में हमने एक मेजरमेंट का डिग्री मान लिया, इट सिंपली अज्यूम्ड। 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 32 डिग्री, ये क्या है, तो माना हुआ है। वो तो हमने किसी भी चीज को समझने के लिए, पढ़ाई को आगे चलाने के लिए हमें कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है, तो एक हमने यूनिवर्सल सिस्टम पैदा कर लिया, इट इज मैन मेड। 0 डिग्री क्या है, सेल्सियस। एक सेल्सियस नाम के इंसान हुए, उन्होंने एक ऐसा स्केल दे दिया मेजरमेंट का, उन्होंने उसमें 0 डिग्री नाम रख दी। ऐसे ही आप जाते हो फारेनहाइट स्केल में अलग चीज मिलेंगी, केल्विन में अलग मिलेंगी। तो ऐसे मल्टीपल तरह के स्केल आते रहे हैं। अब आपने सालों से एक 0 डिग्री वाला सेल्सियस का ही पढ़ रखा है, साइंस वाले 50 तरह के पढ़ते हैं। ये इट हैज बिकम मोर पॉपुलर वन, इतना ही है। यही सवाल ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि साहब पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, और तुम 0 डिग्री चिपके क्या अपने करा के आ जाओगे। सवाल ऐसे आ जाए कि पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है, बताओ जी यहाँ क्या लिख के आओगे। और ऑप्शन पक्का 0 डिग्री लिखा हुआ आएगा, फ़ारेनहाइट सवाल में लिखा मिलेगा ऊपर, तुम उसको पढ़ोगे नहीं, जमता है 0 लगा के आओगे। तो आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना आना चाहिए। वो अगर तरीका आता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। बताओ जी, आप तो विद्वान हो वैसे ही, सारे वैज्ञानिक आगे हो दुनिया के, तो आगे तो ऐसे ही सब। बताओ क्यों नहीं आ रहा, रोने लग जाओ, जूते खा लो। हाँ जी, देखिए आपका साइंस का, सॉरी, ज्ञान चाहे साइंस का मान लो चाहे मैथ्स का मान लो। है जी, 2.5 के आसपास। किसी भाई साहब ने तो लिखा है, पता नहीं 32 डिग्री लिखा है शायद, किसी ने तो 32 डिग्री कमेंट किया है, ये 2.3 का 2.3। ये दही बड़े मांग लेंगे, रहने दो, कुछ ही मांग सकते हैं। अरे तुम मेरे से थोड़ी पूछ, मुझे थोड़ी आता है। सर 37 डिग्री वो वाला नहीं है क्या, अरे भाई मुझे थोड़ी आता क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ, किसने क्या लिखा है, 0 दिस। जो एक फॉर्मूला होता है, मुझे पता नहीं, आपको हर आदमी के अलग अलग टीचर अलग अलग तरह के फॉर्मूले पढ़ाते हैं। मेरा जो स्कूल में पढ़ा हुआ है, जो मुझे याद है स्कूल टाइम का बता रहा हूँ, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अगर आप कोई भी C का वैल्यू दिया हुआ है तो आप F निकाल सकते हो, और F का वैल्यू दिया तो आप C निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला का आप और भी तरह से पेश कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर इसको ऐसे पेश करते C बराबर, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर आप F को निकालना चाहते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे बन जाएगा। तो कोई नहीं, ये फॉर्मूला आप कोई कोई ऐसे पढ़ा दे, कोई कैसे पढ़ा दे, बात एक ही है, गुणा भाग मैथ में वही चलते हैं। आप किसी तरह से कर लो चाहिए, तो जैसे मैं इस तरह आपको बता देता हूँ। अब मैंने पूछा कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कितना दे दिया, कितना दिया था, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपके पास है, आपको एफ निकालना है, करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर गया 0 हो गया, ये इधर ले आओ 5F आ गया, माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दो, 32 का 5 का बार पढ़ा, बोलो कितना आएगा, बोलो।
160 आ जाएगा। इसको आप इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 160 इज इक्वल टू 5f हो जाएगा। इसको इसमें डिवाइड कर दो तो f बराबर 160 बट्टा कितना आ जाएगा 5। इसका इसमें क्या करो आप पहाड़ा बोल लो, 5 तिये 15 हो जाएंगे। कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 आ जाएगा। तो यानी ये जवाब आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो मैंने ऐसे जो मेरे दिमाग से बताया। अब आप बाकी चाहे अपना गूगल महाराज से चेक करके पूछ लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फ़ारेनहाइट होता है। या तो रट लो या निकालना सीख लो। तो आप कोई रटता तो एक भाई रट तो आप एक या दो सकते हो, 0 डिग्री या 100 डिग्री या 37 डिग्री, 3-4 हमारे अधिक काम आते हैं। 0 डिग्री पे पानी जमता है, 100 डिग्री पे पानी उबलता है और 37 डिग्री मानव का तापमान होता है स्वस्थ का। तो 3-4 भले आप रट लोगे, बाकी तुम्हें कोई भी संख्या है तो उसका गुणा करना आना चाहिए, निकाल लो ऐसे। ये हमारा टॉपिक नहीं था, उन्होंने ऐसे कोई बात पूछ ली। इनका सवाल ये था कि हम ये वाली चर्चा कर रहे थे पीछे कि किसी भी हम प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन करते समय उसकी सेवरल प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो इनके दिमाग में सवाल आया कि सर हम ये तो पंक्ति सालों से पढ़ते आए हैं कि साहब 0 डिग्री पे पानी जमता है, सर अनेक सारी कहाँ हुई, एक ही तो हुई। तो सर जवाब दे दिया है कि अनेक ही हैं। 0 डिग्री पे पानी जमता है वो सेल्सियस का एक स्केल है। पानी जमने का जो प्राकृतिक परिघटना है, उस प्राकृतिक परिघटना के पीछे तापमान इंपॉर्टेंट है। अब एक तापमान आना चाहिए, वो तापमान आने पे पानी जम जाएगा। अब वो तापमान कितना होता है, तो सेल्सियस महोदय ने अपने सिस्टम में उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल नाम दे दिया, फ़ारेनहाइट ने उसका नाम 32 डिग्री दे दिया, केल्विन का भी एक तरीका होता है उसका भी नाम होता है। ऐसे अलग अलग स्केल है, 3 तरह के स्केल अधिक लोकप्रिय तौर से पढ़ाई जाती है साइंस में। अब और सवाल भी आ सकते हैं, सब स्केल इतने तरह के क्यों बनाए गए हैं। अब मैं उतना साइंस का बेहतर जानकार आदमी नहीं हूं, बाकी विज्ञान में हर चीज के पीछे क्यों और कैसे कोई ना कोई तो कमी रही होगी किसी एग्जिस्टिंग स्केल में, ताकि नई स्केल पैदा करने की नीड पड़ी होगी, कन्फर्म ही है। अदरवाइज तो इतने तरह की स्केल नहीं तो नीड करने की पैदा पड़ी होती है, में इतने पढ़ाए जा रहे होते। वरना अगर एक ही स्केल अपने आप में सफिशियंट रहा होता तो हम किसी एक को ही पकड़ के चल रहे होते। तो हमारे पास 3 तरह के स्केल तो कन्फर्म हम पढ़ते आए हैं स्कूल टाइम से। सेल्सियस स्केल भी होता है मेजरमेंट करने का टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है। और तीनों के नाम नाम बंदों के नाम पे ही हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से व्यक्ति हुए थे, मैंने साइंटिस्ट हुए थे, उनके नाम पे से नाम रखे हुए हैं। तो इनका जो सवाल था उसलिए वो बात चल पड़ी कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मुद्दे की बात हमारी थी कि हमारे पास मल्टीपल या सेवरल प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन किसी एक चीज के पॉसिबल हैं। इस बिलीफ को कौन मानता है, साइंस मानता है। और उसी बिलीफ को कौन मानता है, हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी मानता है। तो ये पहला, ये दूसरा और तीसरा बात, ये तीनों मूलतः साइंस के प्रिंसिपल हैं। जिन तीनों ये बिलीफ्स मान लो, इन तीनों साइंस के बिलीफ्स में किसकी स्वीकार्यता है या किसकी आस्था है, किसका बिलीफ है, टकमैन का भी है, इस मॉडल का भी है। तो तीसरा विचार हमारा क्या है, तो तीसरा विचार जो हमारे पास है वो है कि इन ए नेचुरल प्रोसेस ऑल ऑफ अस ऑफन इंक्वायर कन्फ्रंटेड विद ए प्रॉब्लम और पजल। ये मैंने बता दिया, हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सभी मनुष्य जो हैं वो स्वभाव से क्या हैं, जिज्ञासु हैं, इंक्वायरी करने की प्रवृत्ति हम सब में है। और हम सब हैं, हम ही में से ही जो थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमेटिक और ट्रेंड स्किल वाला आदमी होता है वो साइंटिस्ट बन जाता है तो हम सब लोग ही क्यूरियस। अब सब हम सब बोलो इक्वली ट्रेंड नहीं है, या सब में इक्वली वो सिस्टमेटिक रिसर्च करने की क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है बस। अतः हम क्या है, बावली झालर कहलाते हैं और कोई ना कोई साइंटिस्ट कहलाता है। बाकी मनुष्य की ही प्रवृत्ति थी ये। अब इतने सालों के विकास में मानव ही में से क्या हुआ है, कोई ना कोई मानव वैज्ञानिक के नाम से बोला गया, वो मानव वही तो जो आदिम काल से भी मानव के मन में जिज्ञासा प्रवृत्ति रही होगी, उसी विकास प्रक्रिया में हम आज इस अवस्था में जीवन के हैं और आगे से आगे और आगे से आगे तरक्की बन चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी आपका जो विकास हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, इस सब के पीछे मनुष्य का ये स्वभाव है। तो तीसरा विश्वास ये है विज्ञान का और इस मॉडल का भी है कि एक हमारी नेचुरल प्रोसेस है ये,
मतलब प्राकृतिक कह लो या सहज, एक सहज मनुष्य का ये स्वभाव है, स्वभावगत मानिए, इसका हिंदी मतलब प्राकृतिक या स्वभावगत अच्छा अनुवाद रहेगा कि स्वभावगत रूप से ही हम सभी लोग क्या करते हैं, अक्सर इंक्वायर करते हैं, क्यों और कैसे जानने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी समस्या से क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, जब भी कोई समस्या हमारे सामने कन्फ्रंट होती है, हम जब भी किसी समस्या से रूबरू होते हैं, हमारा सामना होता है, तो दिमाग ऑटोमेटिक क्या करता है, क्यों और कैसे जानने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये तीन बातें जो हमने देखी, जो ऐसे रेड फिगर में मैंने यहाँ डाल रखी हैं इस पीपीटी पे, और आपके नोट्स में तीनों ये बातें बोल्ड करी हुई हैं, ये तीनों विज्ञान के मूल क्या है, बिलीफ्स हैं। और इन तीनों बिलीफ्स में किसकी धारणा है, हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की धारणा भी इन तीनों में मान्यता है। अब इसके दो तीन और बिलीफ हैं जो इस मॉडल पे ही आएंगे, वो साइंस के ऊपर नहीं होंगे। वो क्या है, एन इंडिविजुअल कैन बी मेड कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड, ये लर्न होगा, एंड लर्न टू एनालाइज हिज थिंकिंग स्ट्रेटजी। क्या कहते हैं, सरल सी बात है कि हम किसी भी व्यक्ति को कॉन्शियसली इंक्वायर करने की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। यानी हमारे में एक तो क्या है, ये नेचुरल टेंडेंसी तो है ही है, ये नेचुरल टेंडेंसी जो है इसको हम कॉन्शियस एफर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डेवलप भी करी जा सकती है। अगर किसी में ये प्रवृत्ति कम हो या किसी को ये सिस्टमेटिक करना न आए, तो हम मनुष्य को क्या कर सकते हैं, ऐसा इंक्वायरी करने का काम ट्रेन भी करा सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। और ट्रेन करा सकते हैं तभी तो मॉडल बना है, ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी की क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, इंक्वायरी करना सिखाया भी जा सकता है, ये भी इनका मानना है। एक तो आपको लगे साहब किसी को इंक्वायरी करना सिखा ही नहीं सकते, तो फिर तो इकाई का मॉडल इकाई की बात। जब अगर ऐसा टीचिंग का मॉडल है, इसका मतलब है कि ये टीचिंग मॉडल होने का मतलब ही हो गया कि इंक्वायरी करने की जो प्रवृत्ति है, इंक्वायरी की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, कैन बी मेड कॉन्शियसली अवेयर। बच्चों को इसके बारे में हम चेतन रूप से अवेयर कर सकते हैं, उनको जागरूक बनाया जा सकता है, और बच्चों को ये सिखा सकते हैं, क्या करना सिखा सकते हैं कि कैसे अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एनालिटिकल बनाया कैसे जाए, विश्लेषणात्मक बनाने की प्रवृत्ति भी क्या है, कैन बी लर्न, कैन बी टॉट देम, उनको सिखाया जा सकता है। ये तो जो आपकी प्रवृत्ति है सहज जानने सीखने की, उस प्रवृत्ति को कॉन्शियसली हम डेवलप कर सकते हैं इंक्वायरी मोड में, उसको एनालाइज करना भी सिखाया जा सकता है। हाँ, किसी को भी साइंटिस्ट बनाया जा सकता है। अब वही वाली बात है कि पहले उसके अंदर जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए, जो पहले आपने पढ़ चुके लर्निंग वाले एरिया में। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, अरे जिज्ञासु तो हो, लेकिन जिज्ञासु साइंटिस्ट के रूप में काम करने में तो होनी चाहिए। अरे तो आपका भाई साइंस में इंक्वायरी करने की रुचि नहीं है, मेरे को कोई रुचि नहीं है केमिस्ट्री में, मेरी रुचि तो साहब चीरफाड़ करने में है कुत्ते बिल्ली की। अब तुम्हारे मन में नहीं, मैं तो साहब आपको केमिकल सिखाऊंगी, तो केमिकल नहीं खाए, देयर आर सो मेनी एरियाज। तो साइंटिस्ट होने का मीनिंग ओनली और ओनली हमारे दिमाग में क्या है कि ये क्या परंपरा, वही वाली समस्या है कि हमें लगता है कि साइंटिस्ट वही आदमी कहलाता है जो कि साइंस पढ़ा हुआ हो, बीएससी एमएससी किया हुआ हो, और वो किसी एग्जाम को पास करके उसके साइंटिस्ट का लेबल लगाया हुआ हो। वही नहीं है, सोशल साइंटिस्ट भी हैं, ये साइकोलॉजिस्ट भी सारे साइंटिस्ट हैं, आप भी सब साइंटिस्ट बन सकते हो, आप सब साइंटिस्ट बन सकते हो। बस मे भी कि आपको ये लेबलिंग नहीं बोली जा रही होगी। हमारे यहाँ लेबलाइज करने का जो इंडिया में ट्रेंड है वो अलग तरह का है। हम यहाँ पे जो टीचिंग सिनेरियो में जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, हर व्यक्ति वैज्ञानिकता उसमें है, उसको विकसित किया जा सकता है। हर आदमी में वैज्ञानिकता तो है, तो हर आदमी में नेचर क्यूरियस है। अब वो ये अपने सोच को अगर मान लो उसने सोच ही लिया है कि साहब मेरे को तो सोच बढ़ानी नहीं वैज्ञानिक, मेरे तो मानना है कि सब बस अगरबत्ती करने से ही सब कुछ होने वाला है, और गोबर में ही सब कुछ पड़ा है, और गाय का मूत्र पीने में ही होना है, बिना प्रूवन किए मानना है तो मानो।
अगर आपकी प्रवृत्ति वैज्ञानिक है और आप गाय के मूत्र पे रिसर्च करना चालू कर दो, उसको पीना भी चालू करो, और उसका एक तरीका है, अभी तरीका के पढ़ोगे, इसके मॉडल में आप आगे जाओगे तो सिंटेक्स में हमारे पास भेज जाएंगी, उस चरणबद्ध प्रक्रिया से आप कर सकते हो, तो आप साइंटिस्ट हो। और आखिर में तुम्हारे को परिणाम जो हैं वो उस बात के सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अब दूसरी कहानी, एक्स रिसर्च पहले हुई, और एक्स रिसर्च में सपोज किया जाए, मुझे नहीं पता है, नो आइडिया, तो एक बार मान लेते हैं हम लोग, एक्स रिसर्च हुई, उसमें यह कहा गया, सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ कि गौमूत्र से ये एक्सेस चीज में बेनिफिट मिला हुआ है। ऐसे नहीं किसी ने आंख मिचका मचा के अपना गोया का मूत्र बेचना था और वो बेचवाने के लिए बोल दिया। आधे तो क्या कहते हैं, ये जो है डोंगी पाखंडी हैं, वो उनको पता है कि हमारी बात चलती नहीं है, तो बोलते हैं विज्ञान ने सिद्ध किया है ये बात। अब पूछो कहाँ किया है, कोई रिसर्च, कोई आर्टिकल, कुछ और कोई वो ऐसे डुप्लीकेट बैठ बैठ छाप लेंगे हर कुछ ही, हर जगह मशीन प्रिंटिंग है ही और खुद छाप लो, ऐसे ऐसे नहीं है। वो जो साइंस की जो इंटरनेशनली जो आपकी एक्लेम्ड एक्सेप्टेबली जो बॉडीज हैं, उनके वहां से अगर चीज है तो हम मानते हैं कि हाँ चीज है। अब इसका यह भी अर्थ नहीं है, जो पीछे बात हो चुकी थी कि अंतिम हो चुका है, अनंतिम है। एक्स रिसर्च ने भले ही कर दिया होगा, क्योंकि दुनिया में हर जगह जालसाजी है। अब आज तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम किसी वैज्ञानिक के लगा के बंदूक और मारेंगे, सड़क काटेंगे, तेरी ईडी लगा देंगे, पीछे लगा देंगे, तू सिद्ध करके दिखा दे, लिख तो एक लेख लिख दे, तू तो ये पकड़, ₹2 करोड़ तो पकड़, और तू एक लेख लिख, और आईआईटी के सी लिखवा लेंगे आदमी से कि गाय के मूत्र से हमने रिसर्च करी और ये परिणाम हमारे सब लो। तो एक्स जगह किसी दुनिया में और जगह आदमी बैठा होगा, वो उसे फॉल्स भी सिद्ध कर सकता है। तो वो चीजें क्या होंगी, वेरिएशन में चलती चली जाएंगी। ऐसे हमें क्या करना है, किसी भी समस्या के बारे में आप वैज्ञानिकता पैदा कर सकते हो, तो आप वैज्ञानिक बन सकते हो। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा हो जाए कि भाई साहब ये जो बात चली जा रही है सालों से, इसको जांचा जाए, इसके वैज्ञानिक पक्ष को समझा जाए, क्यों और कैसे को जाना जाए। अब तुम सालों से जैसे ये लुगाइयां इतने सारा क्यों व्रत करती हैं, क्यों ये एक करवा चौथ का दिन आता है उसमें क्यों दिन से शाम तक भूखे मरती हैं, तो सब ये आस्था का विषय है। तो फिर तो तुम कुएं में पड़ो। आस्था का विषय, तुम्हारा कुआं बढ़िया तुम्हारे लिए, उसके लिए सूखा कुआं देखें, गीले मत पड़ना, पानी खराब हो जाएगा, जीवाणु फैल जाएंगे, वैसे संकट है पानी का। तो बढ़िया सा कुआं सूखा हो, उसमें पड़ो। वो आपके लिए बताया मैंने, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़ी साइंटिफिक सोच हो तो आप उसके पीछे रिसर्च कर लो, और करने के बाद में रिसर्च में तुम्हें इतनी बात समझ में आएगी कोई फायदा था नहीं, फायदा नहीं था। दुनिया में ऐसा कौन सा सिस्टम है कि भाई गाय के भूखे मरने से सांड की उम्र बढ़ती हो? एक सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो रिसर्च हुई पड़ी। गाय कितनी भूखी मर ले, सांड के कुछ नहीं होने, उसकी ना उम्र घटनी ना बढ़नी। वो सांड के खान पान, सांड की उम्र बढ़ेगी घटेगी, गाय वाले से गाय की बढ़ेगी घटेगी, जिसके इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है ऐसा। एक्स आदमी के भूखे मरने से उस आदमी के शरीर पे प्रभाव पड़ेंगे, खाने से उसके प्रभाव पड़ेंगे, भूखे से उसके प्रभाव पड़ेंगे। एक्स के भूखे रहने से और नहीं रहने से वाई के फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी। सीधा सा गणित है ये। अरे तो दया तो भाई तुम दिखाओ, दया तो दिखाने की आवश्यकता तुम्हारे को है बेचारे पे। बेचारा बेचारा होता है, सारा चारा तुम खा जाते हो, दिख रहा नहीं क्या? देखो बेचारा हो गया, पति बेचारा है क्योंकि सारा चारा आप खा गए उसका, है ना? तो अगर आपने एक दिन चारा छोड़ा, कहाँ छोड़ा? आप तो फूट पड़े जो ही मौका लगा, दिन छिपने गया, और चारा छोड़ा कहाँ? चारे का 6 गुना खा गए। ठीक है। अगली चीज, हाँ सारी दुनिया में इंसान है, मनुष्य मनुष्य मानव। अरे तुम एक बात क्या लगता है कि तुम मंदबुद्धि की समस्या इधर भी है। हम हर चीज पढ़ते हैं ये मान के पढ़ी जाती है कि नॉर्मल, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है ना?
अब एक आदमी मान लो साहब जीवित है और कोमा में पड़ा हुआ है, नहीं है तू रिसर्च करके दिखा, हमने पढ़ा था वाला फर्स्ट, तू भी हमारे में शामिल है, तू भले तो कोमा में पड़ा होगा, भाई तो कोमा में है पर तू रिसर्च करके दिखा हमारे को तो। मतलब है वी टॉक अबाउट नॉर्मल थिंग। अरे ये बात थोड़ी करे तो साइंस की कहानी है, इसमें कोई सकमन का स्टेटमेंट नहीं, एक भी तीनों कथन में से सकमन का कथन नहीं है, ये साइंस के कथन है। ये मत मानना कि ये सकमन ने लिखा हुआ है, सकमन के में से एक भी बात नहीं है, ये तो क्या है, साइंस को लेके चलने वाली विचार हैं। सकमैन की बातें तो आगे आना चालू होंगी फोकस के वहां से, ये तो बिलीफ्स हैं, बिलीफ्स, इस पे कोशिश की हुई है। तो हमारे पास चार बातें पड़ी, मैं वापस दोहरा देता हूँ, बीच में काफी डाइवर्जन रहा चीजों का। तो नंबर एक, सबसे पहली बात क्या हुई कि ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, नो नॉलेज इज एब्सोल्यूट, कोई भी नॉलेज एब्सोल्यूट नहीं है, अंतिम नहीं है, चीजें अनंतिम है, नॉलेज टेंटेटिव है। दूसरी बात पड़ी, किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी अपने आप में कोई फाइनल या सिंगल आंसर नहीं होता है, उसके मल्टीपल प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन किए जा सकते हैं। तीसरी बात पड़ी, ह्यूमन बीइंग जो है वो बाई नेचर क्या होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, उसकी चीज़ को जानने की, खोजबीन करने की नेचर होती है। अगली बात होती है कि हम किसी में भी ये जो टेम्परामेंट है साइंटिफिक खोजबीन करने का, इंक्वायरी करने की, इन चीज़ों को हम पैदा कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और लर्न कर सकते हैं इसके लिए एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग दी जा सकती है, और दी जा सकती है, फिर हमारा फिर मॉडल इसलिए वो आएगा ही आएगा। तो अगली वाली बात ये बोला जाएगा कि इन एडिशन टू, पिछली वाली बात के अलावा, कि व्हाट इज ऑलरेडी नॉन, जो कुछ हमें पहले से पता होता है, ही मे बी टोट, हम जो जो तरीके से पहले सीखे हैं, हम नए तरीकों से भी कुछ और नया सीख सकते हैं। तो ही मे बी टॉट न्यू स्ट्रेटजीज टू इंक्वायर एंड एक्सप्लोर थिंग्स, हम नई स्ट्रेटजी भी किसी को सिखा सकते हैं ताकि वो और नए तरीके से चीजों क्या कर सके, एक्सप्लोर कर सके। मैं एक्स तरीका जानता रहा हूं आज तक, जिससे मैं कोई चीजें करते रहा हूं, मेरे को नए स्ट्रेटजी भी सिखाए जा सकते हैं चीजों को और आगे बेहतर समझने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने आज तक चीजें सीखने के लिए किताबें पढ़ना एक स्ट्रेटजी सीखी कि किताबों में ज्ञान है, किताबें पढ़ने से आ जाएगा। लेकिन आप ये भी स्ट्रेटजी सिखाई जा सकती है, सब किताबें ही एकमात्र तरीका नहीं दुनिया में ज्ञान सीखने का, आप लोगों से बातचीत करके भी सीख सकते हो, दुनिया घूम के भी सीख सकते हो। आप टेक्नोलॉजी नहीं थी तब तक हमारे पास, आज टेक्नोलॉजी नाम की नई चीजें आ गई हैं, तो थ्रू टेक्नोलॉजी भी हम क्या कर सकते हैं, हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करने के जो स्थापित तरीके आपके पास आज तक थे वही सब कुछ नहीं रहे, और भी नई तरह की हमारे पास क्या है, स्ट्रेटजी, टूल्स, विधियां रहती हैं, उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए हमारा जो इंडियन फिलॉसफी रहा है, हिंदुस्तान का जो पुराना फिलॉसफी रहा है, उसमें ऐसी बातों का स्थान था, पता नहीं वो कहाँ से डफोल्ट संघ पैदा हुए इसके बाद में, जो आज तक पैदा ही चल रहे हैं। हिंदुस्तान की फिलॉसफी में आप जानते हैं कितने तरह के दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जो भी कोई हिस्ट्री या पढ़ा हुआ कोई जीके वीके में सामाजिक कहीं तैयारी करते हो, आप पढ़ते हैं फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, तो 6 तरह के दर्शन की चर्चा चलती है। उसमें से आप पाओगे हर दर्शन पिछले से उल्टी बात नहीं करता है, उसको खाली नहीं वो ऐसे नहीं थे, वही हमारी नई बात लेके आए। द्वैत भी है, द्वैत भी है, वेदांत भी है, और सांख्य दर्शन भी है, ऐसे कई तरह के दर्शन पाए जाते हैं। वो दर्शन जो है वो उस तत्कालीन जमाने का क्या है, वो फिलॉसफिकल साइंटिफिक टेम्परामेंट का तरीका था, और वो विचारों की दुनिया का खेल था, नॉट फिजिकल वर्ल्ड। आज हमारे पास जो हम करंट साइंस पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, वो नेचुरल दुनिया की साइंस है, वो नेचुरल साइंस है। और एक साइंस वहाँ टेम्परामेंट साइंटिफिक था, टेम्परामेंट तब भी साइंटिफिक था, टेम्परामेंट आज भी साइंटिफिक है। अब आज हम जो टेम्परामेंट साइंटिफिक बता रहे हैं, ये इसमें हम कुछ और चीजें नई एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। क्या ऐड कर दिए हैं कि ये चीजें डेवलप की जा सकती हैं। पुराने टाइम वालों के, हमारे यहाँ जो भी, हमारे यहाँ और कहीं भी रहे होंगे, उस समय ये एक विचार नहीं आया था कि ये चीजें किसी और को सिखाई जा सकती हैं। पहले था कि भाई ये कुछ एबिलिटी कुछ लोगों में है, और जिनके पास ऐसा कोई खास दिमाग है सोचने का, वो लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। वो डिलीवर कैसे की जाए, ऐसा कोई तरीका या प्रोसीजर नहीं ढूंढा गया
कि वो चीजें हम आगे से आगे लोगों में कैसे हैंडओवर करें, कैसे ट्रांसफर करें, उसको लेके अभी ये काम चल रहा है कि हम इसको एजुकेशन के जरिए टीच भी करा सकते हैं। और अगला है कि ए कोऑपरेटिव एफर्ट जो है वो हेल्प करेगा इंक्वायरी प्रोसेस को, ये भी एक बिलीफ है। एक बिलीफ तो ये कि आप अकेले भी कर सकते हो, और अकेले करने ये तो अकेले अकेले वाला। इसके अलावा लोग मिलजुल कर एक टीम वर्क के रूप में भी कोऑपरेटिवली भी यह कर सकते हैं। इस इंक्वायरी प्रोसेस में अगर लगेंगे तो इसके रिजल्ट और बेहतर ही आएंगे, क्योंकि चार तरह के दिमाग रहेंगे, लेकिन वो एक टीम में गोल होना चाहिए, एक प्रोसेस होनी चाहिए एक, उसमें फिर हर लोग अपना अपना काम बांट लेंगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा, वरना एक आदमी लंबे तक काफी जीवन वो काम करता रहेगा। तब आप देखते हैं, कई बार पढ़ते भी हैं कि कोई पुरस्कार मिलता है विज्ञान में, नोबेल प्राइज वगैरह में या कहीं पे भी, तो आप देखते हैं दो दो तीन तीन लोगों को मिलता है वो, कि वो दो तीन लोग इकट्ठे किसी रिसर्च में लगे हुए रहते हैं। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारे पास कोऑपरेटिव एफर्ट्स भी देखे जाते हैं। तो कोऑपरेटिव एफर्ट हेल्प्स इन द इंक्वायरी प्रोसेस, एज ए रिजल्ट द डेवलपमेंट एज द रिजल्ट, परिणाम ये रहता है कि द डेवलपमेंट नॉलेज इज ऑलवेज फैसिलिटेटेड बाय हेल्प एंड आइडियाज फ्रॉम कॉलीग्स। यहाँ कुछ मिसिंग हो गया है। कोऑपरेटिव एफर्ट हेल्प्स इन द इंक्वायरी प्रोसेस एज ए रिजल्ट द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। परिणाम ये है कि जो नॉलेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये हमेशा किससे होता है, इसमें इंप्रूवमेंट किससे होता है, हेल्प से, कोऑपरेटिव हेल्प से। और जो कॉलीग्स की जो टीम है, लोगों के जो साथी विचार हैं, उससे हमारा जो ज्ञान है उसके विकास में हमें और आगे सहायता मिलती है। तो इसमें कोई खास नई बात नहीं है, इसका यही कीवर्ड है, कोऑपरेटिव एफर्ट के द्वारा हम ज्ञान को और आगे बेहतर बना सकते हैं और आगे सुधार सकते हैं। ये उसके 6 हमने बिलीफ देखे। तो 6 बिलीफ में पहले 3 बिलीफ तो हैं साइंस के, और अगले 3 बिलीफ हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के हैं। पहला बिलीफ था कि ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, नो नॉलेज इज एब्सोल्यूट, वो बात एक ही है। दूसरा था किसी भी समस्या का जो जवाब है, एक्सप्लेनेशन है, कोई भी आंसर है, वो अपने आप में अंतिम फाइनल है नहीं है। तीसरा है कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, या मनुष्य जो होता है, या लर्नर मान लो, बच्चा मान लो हमारे एजुकेशन की भाषा में, तो लर्नर की नेचर बाई बर्थ क्या होती है, क्यूरियस होती है। फिर ये जो प्रोसेस है इंक्वायरी करने की, इसके कॉन्शियस एफर्ट्स को हम डेवलप कर सकते हैं, इसको हम टीच करा सकते हैं। और ये जो एक भी चीज समस्या को जानने के जो तरीके हम आज से सीखें, वही तरीके सब कुछ नहीं है, नए तरीके भी पैदा करे जा सकते हैं। और कोऑपरेटिव एफर्ट से ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ये आसानी से इसमें हमें क्या मिलता है, सुगमता मिलती है, सहायता मिलती है, काम में सरलता हो जाती है। ये ऐसे कुछ बेसिक बिलीफ्स हैं। अब हम आते हैं हमारे टीचिंग मॉडल पे, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल पे जो था, एक और क्या छोड़ दिया हमने, यही था, कैसे फालतू नंबर डाल दिया। तो ये आखिर में इसका जो बात पड़ा, इसका एक तरह से ये समराइज है बिलीफ्स का। इंस्पायर्ड बाय ए सेट ऑफ हिज ऑन बिलीफ्स, हमने जो ये बिलीफ देखे हैं, ये जो अजम्पशन धारणाएं पढ़ी हैं थिंकिंग को लेके, लर्निंग को लेके, सकमैन ने अपना ये क्या दिया है, टीचिंग ट्रेनिंग का एक मॉडल दिया है जिसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। कोई नई बात नहीं है, वही सारी बात समराइज करी गई है। हाँ जी। अब आते हैं हम हमारे इस मॉडल के 6 एलिमेंट्स वाले मामले पे। तो पहला इसका जो एलिमेंट है, हम पढ़ते हैं कोई भी टीचिंग मॉडल का पहला एलिमेंट कौन सा होता है, फोकस होता है। इसके फोकस में क्या बताया गया है कि हम पहले पढ़े, कोई भी टीचिंग मॉडल का जो फोकस होता है उससे उसमें क्या बताया जाता है, फोकस में क्या बताते हैं, ऑब्जेक्टिव, या वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो इस मॉडल के जरिए हम प्राप्त करना चाहते हैं। और हमारे उद्देश्य हमेशा कौन से होंगे, बच्चों में कोई परिवर्तन लेके आना ही है। तो इस मॉडल के द्वारा हम बालकों में, छात्रों में कौन सा स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंज लाना चाहते हैं। जो पहले पढ़ लिया है, क्या पैदा करने चाहते हैं बच्चों में, इंक्वायरी करने का एक सिस्टमैटिक ट्रेंड स्किल पैदा करना चाहते हैं। बच्चों में ऐसी स्किल विकसित हो कि वो इंक्वायरी करने के लिए क्या हो, एक साइंटिफिक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को सीख लें, ताकि कोई भी समस्या जीवन में आए
जीवन का मतलब कोई निजी समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञान जिनमें रिसर्च की आवश्यकता होती है, ऐसी समस्याओं का क्यों और कैसे उसको जानने के लिए वो क्या करें, एक वैज्ञानिक रीति से हर समस्या को जांचें। वो हर चीज के लिए बनी बनाई बातों को ही ना माने, वो हर चीज में आंख बीच के ऐसा ना करें। वो हर जगह दही बड़े खाने में ना लगे रहें, वो दही बड़े बनाए और खिलाने की भी सोचें। ऐसी विचार भी रहे उनकी। आगे देखो तो क्या लिखे हैं कि चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर, वही पुराना बिलीफ। पहले हमने बोल दिया ऑल ऑफ अस ऑफन इंक्वायर, हम सब कभी इंक्वायरी करते हैं। वो यूं लिख दिया है कि बच्चा जो होता है वो स्वभाव से ही क्या होता है, क्यूरियस होता है। और सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी, और उनकी इस जिज्ञासेपन को, या जो भी इनका जो जिज्ञासा व्यवहार है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए दे मे बी सीन टू बी इंगेज्ड इन इंक्वायरी। हमने देखा है कि बच्चे बार बार क्या करते रहते हैं, जांच पड़ताल क्यों और कैसे पूछते ही रहते हैं। दे ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग, दे ट्राई टू एनालाइज द थिंग, दे ट्राई टू नो द फिनोमेना, जो प्रक्रिया है प्रकृति की उनको जानने की वो अपने हिसाब से कोशिशें करते ही रहते हैं। छोटा सा इस बात का एग्जाम्पल आप देख सकते हो। छोटे बच्चों को, जब थोड़ा बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, मान लो चलने लग गया, केवल कक्षा 2-3 का बच्चा मान लो आप, तो 6-7 साल का बच्चा, उस बच्चे को आप कोई भी खिलौना ला दो, कोई चीज दे दो खेलने के लिहाज से, जो कि इसमें थोड़ा ऐसे मान लो कि कुछ साइंटिफिक टेक्निकल सिस्टम हो। मान लो कि सपोज एक मोबाइल ही आप लाके दे दिए, छोटा मोबाइल जो खिलौने टाइप का मोबाइल होता है, इसमें वो दबाओगे उसमें आवाज आएगी, उसमें घंटी बजेगी, ये होगा वो होगा। ऐसे 100-250 रुपए का मोबाइल लाके दे दिए बच्चे को, वो जो ही दबाएगा कन्फर्म है कि उसमें तरह तरह की क्या होगी, चीजें गतिविधियां हो रही होंगी। अब बच्चे के लिए कौतूहल है, क्यूरियोसिटी है, यार ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है इसमें, क्या करेगा वो, तो खोल लेगा। और अब ये बावड़े चिल्लाएंगी, अरे यार डिब्बा ऐसा खराब कर दिया करते फिर, चीची करेंगी। और बच्चा है, उसे पता है कि ये चिल्लाने दे उसको, अरे डाल रहे, वो क्या कर रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, खोजबीन कर रहा है ये क्या है इसमें। अब उसके पास साइंस सिस्टेमेटिक तरीका नहीं है, बस उसकी नेचर तो ऐसी है, उसके पास सिस्टेमेटिक वे नहीं है। वो हम कैसे पैदा करें, उसके लिए आगे एक मॉडल वाले वाले। अब उसको क्या है कि समस्या का समाधान मिल नहीं पाता बेचारे को, वो खोल तो लेता है और उसको वो प्रोसीजर नहीं पता लगा कि वो क्या इसके पीछे टेक्निक है, वो कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, वो खुद वैसी चीजें पैदा नहीं कर सकता है। अब सभी बच्चे ऐसा करते हैं, उनमें से कुछ की जो है, अब जिसको ऐसा अच्छा मौका मिल जाए, जिसको ऐसा अच्छा माहौल मिल जाए, मान लो भाई वो बच्चा और आगे बड़े होगा, और अब जिस बच्चे के अंदर वो मन में मान लो एक सवाल बचपन से बैठा रहा हो कि मेरे को यार वो चीज़ जाननी है, फिर वो आगे साइंस की पढ़ाई पढ़े, फिर वो मान लो ऐसी कोई बीटेक वीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, आईआईटी वाईआईटी जाए, वो ऐसे साइंस के विद्वानों के पास जाए, फिर वो तरीका सीख ले, तो उसके मन में वो जो विचार था वो उसको सवाल को जानने के लिए उम्र लगा सकता है। और हम 90% आदमियों को बाद में क्या होता है, 1000 का और भी तो काम दही बड़े भी खाने रहते हैं, अतः हम फिर छोड़ छाड़ देते हैं उसको, बोले खाना खराब है, बोले छोड़ो कोई बात नहीं दूसरा ले आएंगे, मम्मी 2-3 थप्पड़ लगा ही दिए हैं, अतः फिर वो दही बड़े की दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। अतः हमारे लिए आईआईटी और बीटेक गई भाड़ में, बाकी नेचर सबकी ऐसी थी। इसके आगे फिर वो सिस्टमेटिक जानने की जिज्ञासा लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहती है, वो उनमें से हम में से कुछ लोग फिर उस एरिया में पहुंच जाते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हम आपको कम से कम हम स्कूल टाइम में बच्चों को एक ऐसा तरीका तो सिखाएं, सिस्टमेटिक चीजों को एक्सप्लोर करने का तरीका सिखाएं, ताकि वो बहुत बड़ी बड़ी वैज्ञानिक चाहे समस्याओं का समाधान ना कर सके, जितनी छोटी मोटी तरह की चीजें दाएं बाएं पाई जाती हैं उनके भी क्यों और कैसे को साइंटिफिक मैनर में क्या करें, इंक्वायरी करें, उसको ट्रेन करने की बात करें आगे। ये तो भूमिका ही है।
अब इसका जो हमारा मॉडल का जो फोकस है वो यहाँ लिखा है, जो आपके नोट्स में बोल्ड किया हुआ है, मैंने यहाँ रेड में लिखा हुआ है। तो क्या इसका आप अब ये सारी बातें समझने के लिए थी। आपको परीक्षा के लिहाज से ये वाली बात याद रखनी है, और ये रटने की जरूरत है नहीं, समझ में आने से आराम से याद हो जाती है कि ये मॉडल जो है इसका क्या एम है, इस मॉडल का उद्देश्य क्या है। टू रिफाइन और इम्प्रूव सच इंक्वायरी, कैसी साइंटिफिक वाली जो इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी स्किल जो है, ये स्किल हम क्या करना चाहते हैं बच्चों में, रिफाइन। नेचर हम देखें ये प्रवृत्ति तो बच्चे की है, अब उसके पास रिफाइनमेंट नहीं है, उसके पास ये साइंटिफिक इंक्वायरी क्या है, स्किल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो ये मॉडल चाहता है कि बच्चों में ये जो ऐसी बच्चों में ये जो इंक्वायरी करने की स्किल है इसका रिफाइनमेंट किया जाए। और रिफाइनमेंट किस तरीके से किया जाए, सिस्टमैटिक इंक्वायरी को ट्रेनिंग देके किया जाए। ट्रेनिंग में क्या होगा, पूरा एक प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उसके स्टेप्स बताए जाएंगे, वो आपको 2-4 बार काम करवाया भी जाएगा आपके हाथों से, फिर आपको कहा जाएगा आप खुद भी अपने आप करो। तो ऐसे बच्चों को हम मौके देंगे, पहले उसका तरीका सिखाएंगे और उनको फिर बार बार ऐसे समस्याएं देंगे, मौके देंगे, अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। उससे फिर धीरे धीरे बार बार काम करने से ये बच्चों को क्या हो जाएगी, ट्रेनिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग का परिणाम किस में मिल जाएगा, स्किल के रूप में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इस मॉडल का क्या उद्देश्य है, सिस्टमैटिक इंक्वायरी की ट्रेनिंग के द्वारा छात्रों में इंक्वायरी स्किल्स का विकास किया जाए, या है तो रिफाइन किया जाए। उसके पास नामात्र का है उसमें तो पैदा करें, और इसके पास और ठीक ठीक है उसको और बेहतर बनाया जाए। गुड है तो बेटर बनाओ, और बेटर तो बेस्ट बनाओ, ये रिफाइन। हाँ जी, इट प्रोवाइड्स, अतः ये जो मॉडल है ये क्या प्रोवाइड करवाता है, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। ये हमें एक सिस्टमैटिक एक स्ट्रक्चर देता है, विद इन विच, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हैव टू, जिसमें बच्चों को हम कहेंगे बच्चों सवाल पूछो, स्टूडेंट्स को सवाल पूछने होंगे, बच्चे सवाल पूछें, हम नहीं पूछें, तुम पूछो सवाल। इंक्वायरी बच्चे ने करवानी है, इंक्वायरी करने की एबिलिटी बच्चे ने पैदा करनी है, तो बच्चों को हमें क्या करने हैं, सवाल पूछने का मौका देना है। बच्चों से कहे जाएंगे ऑर्गेनाइज टू देम टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। बच्चों आप खुद समस्या के बारे में विचारों को एकत्र करो और क्या बनाओ, हाइपोथेसिस बनाओ। हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद होता है परिकल्पना बनाओ, और ये साइंस की इंक्वायरी की आधारभूत चीज है। जब भी कोई रिसर्च एक्टिविटी होगी, कोई भी इंक्वायरी रिसर्च की जाएगी, उसमें हमें क्या करना होता है, हाइपोथेसिस बनानी होती है, हिंदी में कहते हैं परिकल्पना बनानी होती है। इसका मतलब होता है कि आप एक अवधारणा बनाते हो कि ऐसा है, अभी वो सिद्ध होना आगे शेष होती है, उससे हमें आगे बढ़ना क्या होता है, उसकी दिशा मिलती है। एक उदाहरण से बात समझाऊं, जैसे मान लिया जाए, माना नहीं, पहले एक समस्या है, जैसे हम यही मान लेते हैं, हमारे यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश फ्लुएंसी या स्पोकन इंग्लिश में क्या है, मान लो प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम हुई। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम है क्यों, वाई, अब ये आप इंक्वायरी करना चाहते हैं। अब क्यों है तो आप बैठे बैठे सोचें, तो कोई एक कारण तो है नहीं, कई सारे कारण हो सकते हैं। अब कई सारे कारण हैं, उन कई सारे कारणों को आपने से विचार करने लगे, तो फिर आपको ये समझ आता है कि सारे कारणों को हम एक समय में साइंटिफिक तरह से आंकड़ों को एकत्र करके सिद्ध नहीं कर सकते। आपको जैसे सपोज मैं आज जैसे आपसे पूछ लेता हूं, मैं आपसे पूछूं, बताइए हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को इंग्लिश स्पोकन की फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है, क्या कारण है इसका, कारण बताओ।
अब आप जो भी कारण बताएंगे, ये कारण क्या आपके द्वारा रिसर्च करके प्रूवन करे गए? हाँ, ये आपको लगता है, ये आपको ऐसे फील होता है कि ये शायद हो सकते हैं। ये तो बात है। उनमें से किसी भी एक बिंदु पे, उसमें से एक किसी एक बात पे अब आपने सोच ली कि हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, मिलेंगे लोगों से, बच्चों से संपर्क करेंगे, उस तरह की चीज को आंकड़ों के रूप में एकत्र करा जाएगा, अलग अलग स्कूल में, अलग अलग एज ग्रुप में, रूरल बैकग्राउंड में, अर्बन बैकग्राउंड में, ऐसे आप उसको बांटोगे अलग अलग, सिस्टमेटिक काम करने के लिहाज से, सिस्टमेटिक करना इसलिए। तो अब आपने एक कारण मान लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने ये बना ली हाइपोथेसिस, अभी आपके यहाँ से बन गई कि बच्चों की स्पोकन एबिलिटी इस कारण कमजोर है कि उनको वोकैबुलरी की समस्या है। कुछ भी कारण हो सकता है, आपके दिमाग में मान लो एक ही बात आई, अब आपने इस बात को क्या बना लिया, हाइपोथेसिस बना लिया कि भाई लेक ऑफ वोकैबुलरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अब ये माना नहीं जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसी बात को लेके आंकड़े एकत्र करोगे। जब भी बच्चों से मिलेंगे, अंग्रेजी की समस्या है, बच्चा नहीं बोल पा रहा, तो आपने क्या करना है, उस बच्चे को तरह तरह की वोकैबुलरी आप एक पहले सेट बना के जाओगे घर से। अच्छा, पानी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बता दिया उसने। टेबल को क्या बोलते हैं, आप बताइए कि वर्ब और नाउन प्रोनाउन। अब आपकी रिसर्च, आपकी जो है टेबल भी जो है वो इतनी साइंटिफिक होनी चाहिए कि उसमें वर्ब भी हो, नाउन भी हो, प्रोनाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो, क्योंकि भाषा में सभी तरह की चीज़ चाहिए होती है। उनके वो क्या ऑल्टरनेटिव इंग्लिश वर्जन जान पाता है? और डे टू डे यूज वाली चीजें जो अधिक अधिक काम आती हैं, उनको लेके एबनॉर्मल तरह की वोकैबुलरी से हमें मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप हिंदी में आराम से फ्लुएंटली बोलते हैं, पर तुम्हें हिंदी की सारी डिक्शनरी की शब्दावली नहीं आती है। अतः सारी डिक्शनरी नहीं चाहिए हमारे को, हमें तो यूज जो एक्टिव लाइफ में काम आने वाली उतनी चाहिए होती है। क्या उतने ही बच्चों, उतनी तरह के विषयों को बच्चा वोकैबुलरी में अंग्रेजी में बता पाता है क्या? अब आप ऐसा एक क्या बनाए, फॉर्मेट बनाए। उस फॉर्मेट के आधार पे बच्चों से आपने संपर्क किया, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे। अब आप नोट करते चले जाएंगे, बच्चा का नाम, उम्र कहाँ है, क्या उसकी उम्र है, अर्बन बैकग्राउंड का है कि रूरल बैकग्राउंड का है। तो तुम्हारे पास एक पूरा ऐसे क्या होगा, चार्ट होगा, उसे टिक लगाएंगे, अर्बन रूरल, अर्बन ओके, रूरल ओके, ये वो एज ग्रुप 5 से 7, 5 से 10 वर्ष के बीच, 10 से 15 के बीच, 15 से 20 के बीच। और वोकैबुलरी आपने 50 वर्ड लिए थे, 50 में से कितने बता पाया, ये 10 बता पाया, 20 बता पाया, 50 बता पाया। ऐसे आप एक क्या करेंगे, सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, और सिस्टमैटिक स्टडी करने के बाद में आप एक नतीजे पे निकलेंगे। उस नतीजे पे हो सकता है कि तुम्हारे को ये समझ में आ जाए कि भाई मैंने जो बनाई थी हाइपोथेसिस कि भाई वोकैबुलरी की कमी जो है वो एक मेजर कारण है इनकी फ्लुएंसी में बाधा का, और ये हो सकता है कि सिद्ध हो भी जाए और हो सकता है सिद्ध नहीं भी हो। और फिर आपको समझ में आए कि भाई साहब हम जिस बात को लेके धारणा बना के बैठे थे कि वोकैबुलरी नहीं आने से भाषा नहीं आ रही है बोलनी, हो सकता है वो बात गलत भी साबित हो जाए। तो हाइपोथेसिस क्या करती है, आपको आपकी रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए एक बेस बना के देती है कि आप दाएं बाएं इधर उधर हाथ पंजे पैर न मारें। आपकी रिसर्च की जो टाइम और दिशा है वो इस आधारभूत विचार से क्या होती है, तय हो जाती है। अतः इसको हमने बोला है हाइपोथेसिस है, मानी आप जानते हैं हाइपोथेसिस का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, जो चीज मानी हुई है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो आगे आप एकत्र करोगे, उसके परिणाम सिद्ध होंगे। तो फैक्ट एकत्र करने के लिए हमने पहले कुछ मानना होता है, जो माना गया है वो हाइपोथेसिस है। तो ये हम चाहते हैं कि बच्चों में ऐसी एबिलिटी का विकास किया जाए, हाइपोथेसिस बनाएं बच्चे, बच्चे खुद क्या करें, सवाल पूछें, खुद आंकड़े एकत्र करें, ऑर्गेनाइज करें, खुद हाइपोथेसिस जनरेट करें, और हाइपोथेसिस के बाद में उस अकॉर्डिंग वो साइंटिफिकली अपना नॉलेज ऑर्गेनाइज करें, काम करें। ऐसा काम हम बच्चों में पैदा करना चाहते हैं। ये इसका एक बेसिक मोटो है, ऑब्जेक्टिव है। तो इतने सारे जो वाक्य लिखे हैं, आपको इसमें जो बोल्ड वाली लाइन है वो याद रखनी है, बाकी सारी बातें समझाने के लिए लिखी गई हैं। परीक्षा के लिहाज से आपको इतनी बात याद रखनी है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का फोकस ऑब्जेक्टिव क्या है,
वो है टू रिफाइन और इम्प्रूव द इंक्वायरी स्किल्स थ्रू विच अ लर्नर कैन सिस्टमैटिकली इंक्वायर द प्रॉब्लम्स। स्टेटमेंट कुछ भी आ सकता है, सेम के सेम वर्ड भले ही नहीं आए, भाव ऐसा ही हो सकेगा। दूसरा, अगला जो बिंदु है वो है सिंटेक्स। तो इस मॉडल में सिंटेक्स में आप पहले पढ़े हैं, सिंटेक्स में क्या आती हैं फेजेस। तो हमारे पास 5 फेज हैं इसके, फेज 1, 2, 3 और 5, ये 5 नाम है। ये पांचों नाम क्रम से आपको याद रखने हैं। इनका पेपर में सीक्वेंस करना आ जाता है कि जो 5 फेजेज हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की, उनको सही क्रम में अरेंज करो। फिर आपको पेपर से ऑप्शन मिलते हैं 2, 3, 1, 1, 2, 3 को सही ऑर्डर में लगाना होता है। तो पहली पहली इसकी जो फेज है वो क्या कहती है, द एनकाउंटर विद प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम से आप रूबरू होंगे तो पहला काम क्या है, समस्या पेश करना, समस्या प्रस्तुतिकरण करना। दूसरा है वेरिफिकेशन, सत्यापन। तीसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। कई बार ये वेरिफिकेशन नाम दोनों जगह लिखा होता है, फिर उसके 2 टुकड़े होते हैं, तो मैंने वैसे लिख दिया है, पहला वेरिफिकेशन है और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन है। तो पहले वेरीफाई करेंगे प्रॉब्लम को, बाद में प्रयोग करेंगे, बाद में प्रयोग के बाद क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या की जाएगी, और आखिर में क्या करेंगे, जो आपने इंक्वायरी करी है पूरी की पूरी, आपकी पूरी जो रिसर्च की अंतिम पड़ाव तक थी, उसका क्या करेंगे, एनालिसिस। यानी ये मानो मैन काम तो ये 4 ही हैं, और आखिर में ये था कि भाई मैंने जो रिसर्च करी है ये मेरी रिसर्च में क्या गुण दोष रही। खुद ही आप देख लें कि भाई हमने ये जो पीछे 10 दिन या 10 साल या 10 महीने जो भी लगाए कि रिसर्च की अंतिम पड़ाव तक आने के लिए, उसमें क्या गुण दोष रही है, एनालिसिस है। आज 10-10 साल 10 महीने तक नहीं करते हैं, हम स्कूल टाइम में ये चीजें डेवलप करते हैं, तो हम किसी प्रॉब्लम के लिए 2 दिन 4 दिन हार्डली 1 वीक तक रिसर्च करवाते हैं, और एक ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम पे काम करवाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है साइंटिस्ट वाली तरह से प्रॉब्लम को कोई लेके नहीं आना है, हम चाहते हैं बच्चों को ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में दी जाती है। अतः हम बच्चों को ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चों के सामने लेके आएंगे जिसके वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेनेशन वाले काम हैं वो बहुत छोटे लेवल पे होंगे, तो घंटे 2 घंटे में, आयु बढ़ेगी तो 2 दिन में, और आयु बढ़ेगी तो हार्डली 7 डेज में। 7 डेज में आप किसी भी प्रॉब्लम पे, फील्ड वर्क है तो जो बच्चा बड़ा हो जाए फील्ड में जा ले और कर ले, लोगों से मिल ले। ऐसी जब 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो हैं उनको आपको टीम बना के एक प्रॉब्लम सौंप दिए, रिसर्च का परिणाम लेके आएंगे 7 दिन के बाद में, फिर पूरी टीम से कहोगे आप अपनी पूरी रिसर्च के बारे में सेल्फ क्या करिए, एनालिसिस करिए कि भाई आपने इसमें क्या कमियां रखी, क्या इसमें और सुधार हो सकता है, कि आगामी आपको जो कोई प्रॉब्लम दी जाए उसकी इंक्वायरी करते समय आप वो कमियां न दोहराएं। ये इसका एक अंतिम पड़ाव होता है। तो मैन काम 4 में होते हैं, ये तो आगामी सुधारात्मक दृष्टिकोण से रखा गया है। हाँ, सेल्फ असेसमेंट ही है, आप खुद असेसमेंट करेंगे भी आपकी रिसर्च में क्या कमियां रही है, क्या बेटर रहा तो उसको अपनाते रहोगे, कमियां उसको आगे ठीक करोगे। तो क्या होता है, ये 5 स्टेप में, 5 फेजेज में, फिर हर एक में एक 2-2 नाम सब पॉइंट है। तो पहला पहला है फेज 1, एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले छात्र जो हैं वो समस्या से रूबरू होंगे, उसमें 2 काम हैं, एक्सप्लेनिंग इंक्वायरी प्रोसीजर। इसमें बच्चे जो हैं उनको क्या बताएंगे हम, पहले तो कि आपकी इंक्वायरी की जो पूरी प्रोसीजर, उसकी उसकी क्या क्या इंक्वायरी जो है उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके बारे में क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन। प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको फील्ड वर्क करना है या बिना फील्ड वर्क कोई काम करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी, वो सारी चीज़ों की वहाँ जानकारी बताई जाएगी। तो सबसे पहले इंक्वायरी करने का जो प्रोसीजर होगा उसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम और पजल्ड इवेंट। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बाद में क्या करेंगे, प्रेजेंट। नंबर 2, ये दोनों मिला के क्या हो गए, एनकाउंटर विद प्रॉब्लम। तो एनकाउंटर विद प्रॉब्लम में पहला काम क्या है, प्रोसीजर क्या रहेगा, और इस प्रोसीजर को आप इस प्रॉब्लम पे क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो प्रॉब्लम बच्चे के सामने आपने प्रेजेंट कर दी। अब चालू होगा फेज नंबर 2,
इसका नाम क्या है? डाटा गैदरिंग प्रोसेस, जो वेरिफिकेशन के नाम से पीछे बोला गया था। तो ये क्या है? डाटा गैदरिंग प्रोसेस। आंकड़े एकत्र करोगे अब आप, हिंदी में कहते हैं डाटा या आंकड़ों का एकत्रीकरण। इसमें क्या करना है? वेरीफाइंग द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड कंडीशन। जो प्रॉब्लम है उसमें जो जो चीजें हैं या जो सिचुएशंस हैं उनकी क्या प्रकृति है, इसको पहले वेरीफाई करो। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि मान लेते हैं आपने एक प्रॉब्लम दे दी बच्चों के सामने कि बच्चों को अंग्रेजी स्पोकन में दिक्कत है, फ्लुएंसी। तो पहले हम समझाएंगे भाई देखो, आप रिसर्च करने वाले हैं, आप इंक्वायरी करने वाले हैं। उसकी प्रोसीजर रहेगी, आपको अलग अलग एरिया के स्कूलों में जाना है। आप एक सब आप 3 जिले चुन लिए, आपका 3 जिलों के ये इन तहसीलों के उन फला फला स्कूलों में आपको जाना है। वहाँ आपको कक्षा 5, 6, 7, 8 आप जो भी डिसाइड कर दिया होगा, उनके ऐसे 5, 5, 6, 6 बच्चों से संपर्क करना है। ये आपके पास एक चार्ट रहेगा, इसमें ये सूचना आपको एकत्र करके लानी है। प्रॉब्लम हमारे सामने यह है कि उनको अंग्रेजी स्पोकन की प्रॉब्लम है। अब बच्चे क्या करेंगे? जाएंगे तो वहां उनके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग या ऑब्जेक्ट है? उस ह्यूमन बीइंग रूपी जो मनुष्य छात्र है उसके सामने हम उसके जब आंकड़े उसे पूछेंगे, पूछने पे हमारे को समझ में आएगा हाँ प्रॉब्लम है या नहीं है, बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा, बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा, तो हमें क्या समझ में आएगी? जो समस्या है उसकी क्या है, नेचर समझ में आ रही है। हमने ओनली कागजों में सुना पढ़ा था, अब प्रैक्टिकली काम करने लगे तो आपकी जो समस्या है वो क्या नेचर की समस्या है, ये आंकड़े एकत्र करने से क्या होते हैं? वेरीफाई होते जाते हैं। वेरीफाई होते जा, अभी अंतिम पड़ाव पे तो सिद्ध होंगे, अभी सिद्ध नहीं हुए, वेरीफाई हो रहे हैं कि हाँ है बिल तो रहा है, बिल तो रहा है। अगर मान लो आपको ऐसे शुरू में नहीं मिलेगा तो फिर फटाफट परिणाम पे आ जाओगे, पर कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ा जाएगा कि सर मैंने सर 10% बात कर ली सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही, छोड़ो काम को, ऐसे नहीं रहेगा। आप अंतिम पड़ाव तक आप पूरा लिखे हो गई साहब, मैंने 10 से बात कर ली, आपको जब कहा था कि आप 50 बच्चों से संपर्क करना, तो 50 से संपर्क करने के बाद ही होगे। पहले 10 बच्चे हो सकता है आपके पास बाई चांस ही कैसे आए होंगे, संयोगवश से बढ़िया वाले आ गए होंगे। मतलब प्रारंभ में ही आप अंतिम पड़ाव पे ऐसे फटाफट जल्दबाजी ना करें। फिर दूसरा क्या रहेगा? वेरीफाइंग द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम। पहले आपने ऑब्जेक्ट कंडीशन वेरीफाई करी और बाद में उन पे देखा कि उनके साथ ये प्रॉब्लम पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, इसको वेरीफाई कर लिया। दोनों मिला के क्या बोले गए हैं? वेरिफिकेशन। ये इसके 2 सब पॉइंट है। सब पॉइंट वाली चीजें आपको बाई चांस अगर नहीं याद रहे तो खास बात मैं पहले भी कहा था, हमारे पास हर मॉडल में क्या आएंगी? मैन फेज आएंगी, उनके नाम आपको जरूर ध्यान रहने चाहिए। उसके फिर किसी में 2 फेज हैं, 3 फेज होते हैं, वो सब फेजेज हैं, वो नहीं याद रहते हैं, नो प्रॉब्लम। एक बार आप जब अपना एक समराई चार्ट बनाएं उसमें जरूर लिख लिया करो, ताकि 1-2 बार जब रिवीजन करो तो आपको ध्यान रहे। फिर लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से पहले एक बार सब फेज दे के चले जाएं। हालांकि सवाल सब फेज पे नहीं आते हैं, सवाल मैंने फेज पे आते हैं। फिर आता है तीसरा फेज, उसमें होता है डाटा गैदरिंग, इसका नाम है। इस बार इसमें क्या कर दिया ब्रैकेट में, नाम इसका एक्सपेरिमेंटेशन। यानी फेज नंबर 2 और 3 के नाम तो कॉमन ही है, पर उनमें डिफरेंस क्या है? डाटा गैदरिंग प्रोसेस नंबर 2 में होती है फॉर वेरिफिकेशन और 3 में होती है फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो आपने डाटा वाटा पीछे एकत्र कर लिए रहे हैं उसके बारे में क्या करना है? आइसोलेटिंग रेलिवेंट वेरिएबल, जो आपको प्रभावित करेंगे। वो जो वेरिएबल मैंने पहले पढ़ाए हैं, चर किसी प्रक्रिया में क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कुछ डिपेंडेंट, कुछ क्या होते हैं? मध्यस्थ वाले, जो इस पूरी प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। उनको क्या करना है? आपको आइसोलेट पहचानना है। ये तो क्या है? डिपेंडेंट है, और ये इंडिपेंडेंट है, ये इंटरमीडिएट, ऐसे उनकी छटनी कर लेनी है। इसके बाद में क्या करनी है? आपको हाइपोथेसिस जनरेट करनी है, और तय की गई हाइपोथेसिस को क्या करना है? टेस्ट भी करना है, और कोजल रिलेशनशिप देखने। हर काम के पीछे कोई ना कोई क्या है? कारण होता है। इसमें जो कारण होता है वो बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो उसका परिणाम भोगता है वो बनता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी बात पहले पढ़ाई हुई है पहले, तो वो वाले काम यहाँ करने हैं। ये जब काम कर लेंगे अब आप आएंगे चौथे पड़ाव पे। इस पे आप क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब आपको जो समस्या है उसका समाधान मिलने की तरफ होंगे।
उस समय आप करेंगे फॉर्मुलेटिंग रूल्स और एक्सप्लेनेशन। अब आप उसकी क्या करेंगे, व्याख्या बताएंगे, साहब ये हमने पूरी रिसर्च से ये वाली बात पाई। यानी एक तरह का तुम्हारा क्या है, ये कंक्लूजन है, यहाँ तुम पूरी बात को बता दोगे। और आखिर में आएगा कि आपकी इंक्वायरी प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या गुण दोष रहे। तो आखिर में करते हैं एनालाइजिंग इंक्वायरी स्ट्रेटजी आपने जो अपनाई थी, और जो आपने और इफेक्टिव तरीके क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, उनको आप यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये तो मैंने कहा फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए क्या होता है, पीछे वाली चीज का तो क्या है, मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है। पूरी जो प्रोसेस आपने अपनाई है इन चारों फेजेस के द्वारा जो परिणाम पे आप आए हैं, इसका एक तरह का क्या है, इवेल्युएशन, कि व्हाट पॉजिटिव और व्हाट नेगेटिव रहा, जो कि फ्यूचर कामों के लिए नेगेटिव को छोड़ा जाएगा। तो पांचवी तो कोई बहुत बड़ी विशेष बात है नहीं, पर एग्जाम के लिहाज से आपको नाम माना, ये भी एक फेज है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के 5 फेजेस के नाम क्या क्या नाम हो गए। सबसे पहले एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, नंबर 2 डाटा गैदरिंग वेरिफिकेशन, नंबर 3 डाटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, नंबर 4 एक्सप्लेनेशन, कई बार ये पूरा लिखा होता है फॉर्मेटिंग एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में आता है एनालिसिस ऑफ दिस इंक्वायरी प्रोसेस। इसी सेम बात की चीज के बारे में वेल और जॉयसी ने क्या लिखा हुआ है, उनका एक कोटेशन है। मैं तो 5 फेज ही हैं, अब उस फेजेस के बारे में कोटेशन मैंने कोट कर दिया है। और किसका कोटेशन है, वेल और जॉयसी। में पहले कहा है कि टीचिंग मॉडल में किसका बड़ा काम रहा है, वेल और जॉयसी का। तो वो क्या कोटेशन दिए हैं, वो इसमें इतनी सी बात बोले हैं कि ये जो मॉडल है इसमें प्रोसेस पे अधिक बल है बजाय कंटेंट पे। यानी हमने बच्चे ने क्या किया, उसने डाटा जमा किया और उससे वो क्या सीखा। तो हमारा उद्देश्य, जैसे मान लो कि हमने बच्चों को विज्ञान के बारे में कोई टॉपिक दे दिया, तो बच्चे विज्ञान सीखे या नहीं सीखे ये हमारा इसमें टारगेट नहीं है, वो रिसर्च करने की प्रोसेस सीखेगा, इसी ये टारगेट है। तो ये मॉडल जो है ये प्रोसेस पे बल देता है, न कि आउटपुट पे, न कि कंटेंट पे। ये यहां लिखा हुआ है व्हीलर जॉयसी ने। द एम्फेसिस इन दिस मॉडल इज क्लियरली ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मास्टरिंग द इंक्वायरी प्रोसेस। हम चाहते हैं बच्चे इंक्वायरी की प्रक्रिया के बारे में क्या हों, अवेयर हों। बच्चे इंक्वायरी की प्रोसेस के बारे में जागरूक हों, ये सिखाना चाहते हैं। नोट, ना कि क्या नहीं सिखाना चाहते हैं, नॉट ऑन द कंटेंट, वो हमें कंटेंट पे कोई खास रुचि नहीं है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो समझ निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे को बच्चे को ये पड़ाव क्रम स्टेप 1 2 3 चलना आ गया क्या, हर प्रोसेस हर प्रॉब्लम को वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना सीख गया क्या, क्या उसको स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले प्रॉब्लम को एनकाउंटर करना है, फिर वेरिफिकेशन करना है, फिर एक्सपेरिमेंट करना है, फिर एक्सप्लेनेशन करनी है। ये वो चारों पड़ाव क्रम से बार बार करने से इस प्रक्रिया को सीख जाए। हमें ट्रेनिंग देनी है इंक्वायरी प्रोसेस के बारे में, ना कि हमें बच्चों को कंटेंट के मास्टर पैदा करने। उसके लिए फिर और अलग तरह के मॉडल होंगे, अलग अलग मॉडल, अलग उद्देश्य है। तो इस मॉडल का उद्देश्य क्या है, ओनली इंक्वायरी ट्रेनिंग की प्रोसेस जो है उसके बारे में बच्चों को मास्टरी देना, उसके बारे में बच्चों को अवेयर करना है। ये इतनी सी कहानी, ये जो इस लिख दिया, आगे कोई नई बात नहीं, ये सेम बात दोहराई जाएगी। तो इसमें इतनी पंक्ति में सारी बात आ गई है कि यह मॉडल है इंक्वायरी की जो प्रोसेस है उसके बारे में बच्चों को अवेयर करवाने पे और मास्टरी दिलाने पे बल देता है। अब इसके क्या क्या हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस। तो प्रिंसिपल रिएक्शन का मीनिंग कौन कौन से क्लास में एक्टिविटी करनी है आपने। तो सबसे पहली है ensuring that questions are phrased so that they can be answered a yes or no। टीचर को ज्ञान दिया गया, गुरुजी अध्यापक आप जो भी बच्चों के सामने सवाल पूछेंगे, सवाल रखेंगे, तो सवाल आप ऐसे सवाल इस प्रकार की भाषा में तैयार करें कि उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। यानी हेल्पिंग और टाइप के सवाल बनाएं। इज इट, जैसे मान लो डू द स्टूडेंट्स, आर द स्टूडेंट्स एबल टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यस और नो। आर द स्टूडेंट्स एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यस और नो। डू द स्टूडेंट्स यूज लैंग्वेज करेक्टली, यस और नो। नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब टाइप के सवाल होंगे तभी जवाब किस में आएगा, यस नो में आएगा। सामान्य से ज्ञान की बात है। तो हमेशा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यस नो में फ्रेम होने चाहिए, आंसर्स कैसे आए।
आस्किंग स्टूडेंट्स रीफ्रेज इनवैलिड क्वेश्चंस, फिर बच्चों से कहो कि बच्चों आप अब क्या करो, जो सवाल जो क्वेश्चंस इनवैलिड हैं उनको आप रीफ्रेज करो। आप बच्चे से कहें कि तुम एक क्या बनाओ, इन स्टेटमेंट में से जो जो चीजें क्या हैं नो में चली गई हैं, जो जो काम की नहीं है, उनको अपने तरीके से क्या करो, भाषा में गढ़ो। तो पहले तो हमने दे दी भाषा यस नो आगे, उससे बच्चों को समझ में आ गया क्या उचित है क्या अनुचित है। अब जो चीजें अनुचित हैं उनको बच्चे क्या करेंगे, रीफ्रेजिंग करेंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ओनली स्टिमुलेट करवाया जा रहा है कि रीफ्रेजिंग करने से वे गलत गलत चीजों को हटाना चालू कर देंगे, उनको ऐसी भाषा अपने आप लिखनी आने की पैदा करनी एबिलिटी। फिर पॉइंटिंग आउट इनवैलिडेटेड स्टेटमेंट, फिर बच्चों से कहो अब आप जो जो स्टेटमेंट इनवैलिड हैं उनको पॉइंट आउट कर लो। जैसे कि वी हैव नॉट एस्टेब्लिश्ड दैट दिस इज लिक्विड, जैसे कि आप कोई साइंस का काम करवा रहे हो, अभी तक हमने अपने इस प्रॉब्लम में इस रिसर्च में यह सिद्ध नहीं किया है कि यह एक लिक्विड है। तो आप सबसे पहले नेगेटिवली, यानी सारा काम यहाँ क्या चलता है, नेगेटिवली चलता है कि यह नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आखिर में होने वाली चीज तो एक होगी। तो पहले, जैसे मैं आपको कई बार कहता हूँ कि कोई ग्रामर का सवाल है आपके पास है, तो आप पहले क्या क्या काम का नहीं है ये हटाओ, अपने आप काम का बच जाएगा। तो जो चीजें इनवैलिड है उनको क्या करो, हटाना चालू करो। ऐसे प्रोसीजर सिखाया जाए कि एलिमिनेट द थिंग्स दैट आर इनवैलिड, ऑटोमेटिक आप कहाँ पहुंच जाएंगे, वैलिड पे चले जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है साइंटिफिक चीजों को फॉलो करने का, इनवैलिड को हटाते हुए वैलिड पे चले जाना। वैलिड के ऊपर दिमाग पहले मत लगाओ, पहले आपको पता होना चाहिए, पहले इनवैलिड को हटाना आना चाहिए, क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं दुनिया में क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। तो किताब में बाद में जब आपने सिद्ध कर दिया और फिर लिखोगे ये वैलिड है ये इनवैलिड है। पहले जो चीज हमें नहीं पता उसके बारे में हम पहले से नहीं हमें पता होता है कि क्या तो वैलिड है क्या इनवैलिड है। अतः रिसर्च प्रोसेस के दौरान जो जो चीजें क्या मिले, इनवैलिड मिले, उनको सबसे पहले नोट करवाया जाए बच्चों से, इनवैलिड की तरफ बच्चे का दिमाग पहले जाए। क्योंकि वैलिड तो हो सकता है कि आपको पता नहीं लगा ही नहीं अभी तक, हर चीज का जवाब आपको उसमें एक मिलेगा कोई ना कोई अपनी उस रिसर्च के दौरान। तो लेकिन क्या क्या चीजें नहीं है वो पहले मिलेंगे। अगला, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, इंक्वायरी प्रोसेस की जो भाषा है वो आप काम में लें। जैसे कि आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट क्वेश्चंस एज थियरीज एंड इनवाइटिंग टेस्टिंग, जैसे कि ये जो है हाइपोथेसिस, थियरी, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, डाटा गैदरिंग, ये किसकी भाषा है, ये लैंग्वेज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस है। ऐसी टर्मिनोलॉजी आप यूज में लें, जो टर्मिनोलॉजी साइंस की इंक्वायरी की भाषा होती है वो आपकी भाषा होनी चाहिए। नीदर अप्रूविंग नॉर रिजेक्टिंग स्टूडेंट थियरी, बच्चे कोई भी बात लेके आए हैं उसको ना तो आप अप्रूव करो और ना उसको खारिज करो, ना तो उसकी हमें सहमति दिखानी है और ना हमें उसको खारिज करना है। यानी कि बच्चों के जो स्टेटमेंट हैं उसको सब पढ़ो, हमें खारिज कर देंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको एग्री कर देंगे तो बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं। अतः उसको करने दो करने दो करने दो। प्रेसिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को बल दिया जाए, फोर्स किया जाए फॉर की स्टेटमेंट थियरी के जो बनाए वो अपने हिसाब से वो क्या बनाए, स्पष्ट सामान्य बात है। और वो जहां तक ऐसे बनाए कि वो जो जनरल स्टेटमेंट आखिर में निकाल के लाएंगे सामान्य विचार उसको सपोर्ट करें। ऐसी कथन ना लिखें जो कि उनकी अंतिम वाली निष्कर्ष वाली बात की तरफ मैच नहीं करें। और आखिरी, इनकरेजिंग इंटरेक्शन अमंग, बच्चों को टीम में काम करवाओ, उनको आपस से बढ़ाओ इंटरेक्शन। तो ये 6-7 सुझाव किसको दिए गए हैं, टीचर्स को। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन वाला बिंदु किसके लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है। तो टीचर ये सारी बातें ध्यान रखे, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी करवाए, बच्चों को स्टेटमेंट साफ लिखवाने के लिए मोटिवेट करे, बच्चे जो लिख के लाए लैंग्वेज वो साइंटिफिक इंक्वायरी वाली टर्मिनोलॉजी में होनी चाहिए, उनके द्वारा कहे गई चीज़ों को ना तो आप अप्रूव करो ना ही खारिज करो। बच्चों को इनवैलिड स्टेटमेंट की तरफ सोचने के लिए प्रवृत्त किया जाए, यस और नो में आप स्टेटमेंट सवाल बनाने की प्रवृत्ति तरफ बच्चों को विकसित किया जाए। तो ये ऐसी साइंटिफिक एक्टिविटी की प्रोसेस में जो ड्यूटीज टीचर को बताई गई हैं वो हैं, नाम दे दिया गया है इंक्वायरी, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन।
फिर आता है हमारा अगला बिंदु, सोशल सिस्टम। बताओ। वो तो हमने एलिमेंट, अरे रिफ्रेश तो करना ही पड़ेगा ना। हमने यस और नो में तो बना के स्टेटमेंट किसने दिए हैं, टीचर ने दे दिए। तो पहली बार उसको बनाना नहीं आता तो हमने उसको, ये तो एक तरह का क्या है, इसके फोल्डिंग है, ये सारा दे दिया। अब बच्चा जब तक खुद काम नहीं करेगा तो करना कैसे, हमें ट्रेन करना किसको है, तो बच्चे को करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो किसने करके दिया है, टीचर ने करके दिया है। अब हम बच्चे से कहेंगे कि बच्चों आप क्या करके आओ, जो स्टेटमेंट इनवैलिड है प्रक्रिया के रिसर्च में, उनको आप क्या करें, रीफ्रेजिंग करें। तो हमने यस नो तो ऐसे ओनली चार्ट बनवाया, यस नो यस नो। अब उनको वाक्य रूप में, पॉइंट रूप में लिखवाना है कि एबिलिटी पैदा करनी है। वैलिड कहाँ पढ़ा है, क्या लिखा है, वैलिड क्या हो गया। हमने ये एक प्रॉब्लम ली, वोकैबलरी, लेक ऑफ वोकैबलरी is the cause of non-fluency in English। अरे प्रॉब्लम थी। अब आपका स्टूडेंट के लिए क्या क्या स्टेटमेंट इनवैलिड हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इनवैलिड हैं। ये तो वैलिड है, जो आपने प्रॉब्लम ले लिया वही यहाँ पे से बनेगी। अब इनवैलिड क्या क्या है, ग्रामर नहीं जानता, ये इस समय इनवैलिड है। ग्रामर नहीं जानता, ये इस समय इनवैलिड है। उसका प्रोनाउंसिएशन रिफाइंड नहीं है, ये इस समय क्या है, इनवैलिड है। इस समस्या के संदर्भ में इसके अलावा सारी बात इनवैलिड है, इतनी बात है। तो पहले वो ऐसी इनवैलिड स्टेटमेंट लिखना चालू करेगा कि प्रोनाउंसिएशन इज नॉट द कॉज ऑफ नॉन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, नॉट नोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर इज नॉट द कॉज ऑफ नॉन फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश। फिर इसको अन्य कारण भी क्या क्या हैं वो पता, इससे क्या होगा, आपका दिमाग ये सोचेगा कि और कई सारे कारण भी हो सकते हैं नॉन फ्लुएंसी के, पर फिलहाल हमारे लिए वो सारी चीजें क्या हैं, इनवैलिड हैं। आप पहले बताओ, कहते किसे वैलिड, व्हाट इज वैलिडिटी, वैलिडिटी किसे कहते हैं। आप बीएड करके आए हैं और बीएड में तुम्हारे आता है मूल्यांकन वाले चैप्टर में, मूल्यांकन आप पढ़ते हो कि अच्छा मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और वैलिडिटी होनी चाहिए, तीन नाम है, इस नाम की चर्चा कर रहे हैं। व्हाट इज वैलिडिटी, इस टॉपिक के क्या कह दिया, टॉपिक से रिलेटेड हो, जैसे दही बड़े की बात करें तो फिर आप वकील क्यों बन रहे हो, उन्होंने कौन सी फीस दी आपको, बताइए ना वो। हाँ क्या, पहले डिसाइड तो कर लिया करो कि भाई बताना क्या है। वैलिडिटी का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस आपके काम में हर समय वो पर्पस मेंटेन रहना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एक सरल सा एग्जाम्पल समझ लो, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने गए, आप बीमार हुए, डॉक्टर ने आपको लिख दिया कि आप जो है प्लेटलेट्स की जांच करवा के आओ, ब्लड प्लेटलेट्स कितनी है मेरे को ये देखना है आपके अंदर।
अब आपने सैंपल दे दिया लेबोरेटरी वाले को, उसने रिपोर्ट बना के दी। रिपोर्ट में उसने 50 तरह के परिणाम लिख दिए, आरबीसी इतनी है, डब्ल्यूबीसी इतनी है, शुगर इतनी है, इतना क्रिएटिनिन है, इतना हीमोग्लोबिन है, पर प्लेटलेट लिख के नहीं दी, बाकी सब लिख के दे दिया। लिख के दिया सारा सही, लिख के सब कुछ दिया है और सारा सही लिख के दिया, एक भी बात गलत लिख के नहीं दी है। और फिर वो आप ले गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर पढ़ के बोलेगा किस बावड़ी बूझ से करा के लाया हो जांच ये। बोले क्यों साहब गलत कर दी क्या? बोले नहीं करी सारी सही है। अरे किसी मतलब की नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मेरे को प्लेटलेट्स पता करनी थी, वो तो इसमें है नहीं, और मेरा कोई रुचि आरबीसी डब्ल्यूबीसी में है नहीं, वो है कचरा। तो उस रिपोर्ट में आरबीसी क्या है, भले ही करेक्ट लिखी हुई हैं पर वो इनवैलिड है। वो डब्ल्यूबीसी भले ही सही लिखी है पर इनवैलिड है वो। तो ऐसे ही बच्चे की अंग्रेजी फ्लुएंसी की समस्या है, उसमें ग्रामर भले ही बाधा होती होगी पर इस पर्टिकुलर रिसर्च की इंक्वायरी में वो क्या है, इनवैलिड है। उच्चारण भले ही बाधा बनता होगा किसी पर, इस प्रॉब्लम के समय वो इनवैलिड है। एक बच्चा इसी बात पे ही रिसर्च कर रहा है कि भाई लैक ऑफ ग्रामर नॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए ये वाली बात इनवैलिड है। जैसे अभी हम आज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल पढ़ रहे हैं, अब इस समय जैसे इसको यूँ मान लो कि जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ और यहाँ कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, कईयों के ऐसे मन में रहता भी है यार हम तो कई बार सर सवाल पूछते हैं, सर उत्तर देते ही नहीं है। वो सवाल क्या पूछते हैं, सर मैंने सर आज ये ऐप लिया है, सर मेरे ऐप में सर जीके नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा, मैं सब उसके कोई कमेंट ही नहीं करता। इस क्लास में इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की क्लास चल रही है, इसके बारे में कोई सवाल है तो वो सवाल वैलिड है, बाकी सब बातें इनवैलिड हैं। अगर मैं क्लास यही रखूं कि भाई आज आपसे जनरल टॉपिक पे बातें होंगी, आप किसी तरह की अपनी बातें कर सकते हैं, तब आप चाहे अपने पेट दर्द की बातें करो और ऐप की बातें करो और कोई जीके की करो और साइको करो, सब करो चाहिए। पर आज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल चल रहा है तो इसी के बारे में जो बातें वही हमारे लिए वैलिड है, बाकी सब बकवास है। अब दही बड़े खाने होते तो सुनती थे फिर बैठी बैठी, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। और अगर क्लासरूम चल रही है खाने पीने की, उसमें आप दही बड़े रसगुल्ले भी लाओ, सभी लेके आओ, दैट इज वैलिड। तो हमें क्या क्या इनवैलिड है ये रिफ्रेशिंग करवानी है उससे। तो इस प्रॉब्लम, इस समस्या, इस समय लैक ऑफ वोकैबुलरी के अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सारी आप सोचोगे तभी तो लिखोगे क्या इनवैलिड है। उसके बाद में आप जो है इनवैलिड है वो चला गया, पर वो इनवैलिड ऐसे नहीं चला गया है, प्रूवन होना चाहिए। और फिर आपके पास जो वैलिड स्टेटमेंट है उसकी आप पड़ताल कर ले। तो ये एक साइंटिफिक रिसर्च का प्रोसीजर होता है इनवैलिड चीजों की तरफ चलने का। हाँ, तो हम अगला बिंदु कौन सा पढ़ रहे थे, सोशल सिस्टम। लंबा थोड़ा लिख रखा है, आपको एक ही पंक्ति याद रखनी है, वो सब बाकी समझाने के लिख रखा है। हम पीछे पढ़े हैं सोशल सिस्टम में कोई भी मॉडल में क्या बातें होती हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें यहाँ लिखा पड़ा है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा मॉडल है, इसमें द टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट एज इक्वल। अध्यापक और छात्र हैं वो क्या करते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। जहां भी आइडिया एक्सचेंज होता है इक्वल होगा, दोनों की बराबर भूमिका है। शुरुआत टीचर की द्वारा ही होगी क्योंकि टीचर मामला ट्रेनिंग का है, तो ट्रेनिंग हमेशा क्या होती है, गाइडेंस में होगी। अब जहाँ भी बच्चे काम कर रहे होते तो फिर आपकी जरूरत ही क्या थी, ट्रेनिंग वाली। ट्रेनिंग वर्ड का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई ये क्या है, दिमाग है जिसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है। दिमाग यहाँ टीचर का है, उसके पास एक पूरी स्ट्रक्चर है, सिस्टमेटिक प्लान है, वो इस फेज 1 2 3 की प्लानिंग टीचर के पास है, उस अकॉर्डिंग बच्चों को चलवाया जाएगा। अतः यह टीचर स्टूडेंट दोनों की भूमिका बराबर रखता है, पर शुरुआती पहला स्टेप किसके द्वारा स्टार्ट करा जाएगा, टीचर द्वारा। लिखा है एट एवरी स्टेज, हर समय
टीचर हैज टू रेस्पॉन्ड इन सच ए वे, अध्यापक इस प्रकार से रेस्पॉन्ड करेगा बच्चे के सामने, स्टूडेंट्स में बी इनकरेज्ड, इनकरेज था ये, स्टूडेंट्स में बी इनकरेज टू इनिशिएट, की बच्चों को क्या करा जाए, इनिशिएट करने के लिए इनकरेज किया जाए, बच्चे जो है इंक्वायरी करने की दिशा में आगे बढ़े। तो ऐसे वाक्य दे दिया। मैंने बात इतनी सी थी कि टीचर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इक्वली पार्टिसिपेट। दूसरी जो पंक्ति आपको इसमें से याद रखनी है वो ये रखनी है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में सोशल सिस्टम इस मॉडल में कैसा होता है, अरेंज्ड, या कह सकते हो हाईली क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इसमें आप कदम से स्टेप से दाएं बाएं नहीं जा सकते, बिल्कुल अरेंज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, उस रचना से आपको हटना नहीं है। तो ये मॉडल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होता है प्रारंभ में। हाँ, जो जो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें छूट मिलेगी बच्चों को, आयु के हिसाब से आगे बढ़ने पे बच्चे अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी कर पाएंगे। तो बिगिनिंग स्टेज में कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड। इट मे बी रिलैक्स्ड व्हेन स्टूडेंट्स सीम टू लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्वायरी, जब बच्चों आपको लगे कि बच्चे प्रिंसिपल इंक्वायरी करना सीखने लगे अपने आप, तब उन्हें थोड़ा सा क्या किया जा सकता है, रिलैक्स छोड़ा जा सकता है, फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा स्टेप्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। बस इतनी बात याद रखें। या लास्ट में अगली वाली बात है कि इसमें टीचर और बच्चों के बीच में भी क्या होगा, इंटरेक्शन, और बच्चों के बीच में भी क्या करवाया जाएगा, इंटरेक्शन। तो ये जो मैंने ऐसे, ये मैं रेड कर देता हूँ, रेड सर्कल में, यही वाली आपको बात पकड़नी है। इसके सपोर्ट सिस्टम में पहली बात क्या रखनी है, टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट इक्वली। दूसरा है, इन द बिगिनिंग द सोशल सिस्टम इज वेरी मच स्ट्रक्चर्ड, वेरी मच अरेंज्ड, एंड लेटर ऑन इट मे बी रिलैक्सेशन